अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप तमाम हज़रात वाकिफ़ है कि आज का जो हमारा सेशन है ये सिमत क़िबला और औक़ात नमाज का जो हिसाब है उसके सिलसिले में है। और अभी जो महीना चल रहा है उसका भी नमाज से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रजब का महीना, जिस रजब के महीने में एक शब आती है जिसे शब मेराज कहा जाता है। तारीख़ की रिवायत में मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िक्र है और मुख्तलिफ़ तारीख़ें भी है, जिसके अंदर से जो ज़्यादा तौर पर तारीख़ें बयान की जाती है वो रजब की 27वीं शब है, इसे शब मेराज भी कहा जाता है। जिस शब मेराज के अंदर हम मुसलमानों को ये नमाज का तोहफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला था। तो शब मेराज जो है, और मेराज ये अल्लाह के रसूल का एक मोजिज़ा है जिस पर हम सब ईमान रखते हैं। और हर मुसलमान को शब मेराज पर और वाक़या मेराज पर इस तरह ईमान रखना चाहिए कि वाक़या मेराज ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर कराया गया था। वाक़या मेराज की तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, मुख्तसरन उसे हम ज़िक्र करते हैं कि वाक़या मेराज जो पेश आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा गमगीन थे, अल्लाह के रसूल पर गमों के पहाड़ टूट रहे थे। एक तरफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, और अल्लाह के रसूल को ताइफ वालों ने बहुत ज़्यादा सताया। जिस जो साल अल्लाह के रसूल का था उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी गमों का साल। उसी साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया अल्लाह के रसूल की दिलजोई के लिए, और ये वाक़या जो है वाक़या मेराज पेश आया। वाक़या मेराज जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर ये मेराज का सफ़र कराया गया। जो मैंने अभी कुरान करीम की आयत तिलावत की है ये 15वें पारे की आयत है, सूरह बनी इसराइल की सबसे पहली आयत है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके आस पास में हमने बरकतें रख दी है ताकि हम उनको अपनी कुदरत के कुछ नमूने दिखा दें। यकीनन अल्लाह ही खूब सुनने वाले और खूब देखने वाले हैं। यानी इस आयत करीमा के अंदर वाक़या मेराज का जिक्र है। वाक़या मेराज के अंदर एक दो सफ़र हुए थे। एक सफ़र है सफ़र इसरा, और दूसरा सफ़र है जिसे सफ़र मेराज कहा जाता है। तो जो पहला सफ़र है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुआ था, और दूसरा सफ़र जो है वो मस्जिद अक़सा से आसमान दुनिया तक हुआ था। तो ये दो सफ़र है जिसका ज़िक्र इस आयत करीमा के अंदर है। अल्लाह के रसूल को कायनात का अल्लाह ने मुशाहदा करवाया, और बहुत सारी चीज़ें इस सफ़र के अंदर पेश आई। और इसी सफ़र में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को नमाज जैसा अजीम और बेहतरीन तोहफ़ा अता फ़रमाया। इसे हम सब जानते हैं कि इब्तिदा में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई, इब्तिदा में कुछ, और उसके बाद जो आखिर में 5 नमाज़ें जो है ये तय पाई। हज़रत मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से कहा कि इसे कम करवाइए, तो आखिर में जो है 5 नमाज़ें ये तय पाई। तो ये जो नमाज है ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है जो अल्लाह के रसूल के ज़रिए हमें मिला है। तो आज का जो हमारा सेशन है इसी नमाज और सिमत क़िबला और हिसाब नमाज के जो अवकात है इसके बारे में है। तो इब्तिदा में जब नमाज फ़र्ज़ की गई उसके बाद मुसलमान काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे, क्योंकि काबतुल्लाह ये मुसलमानों का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार थी, और मुसलमानों का एक अज़ीम जो ये है इबादत
की जगह है उसमें शुमार होता है, और बैतुल बैतुल्ला और काबतुल्ला है, तो उसकी तरफ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मदीना मुनव्वरा आने के बाद अल्लाह के रसूल चूँकि मदीना के अंदर यहूद रहा करते थे, तो यहूद जो है वो बैतुल मक़दस को, बैतुल मुक़द्दस जो है उसको अज़मत वाली जगह समझते हैं और उसकी तरफ करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि वो भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े। चुनांचे अल्लाह के रसूल और मुसलमानों ने 16 या 17 महीनों तक काबतुल्लाह के बजाय अल्लाह ताला ने उनका किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस कर दिया था, और मुसलमानों ने 16-17 महीनों तक अपना रुख जो है नमाज के अंदर काबतुल्लाह के बजाय किबले के उनका जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। लेकिन अल्लाह के रसूल को चूँकि काबतुल्लाह से एक मोहब्बत थी, तो अल्लाह के रसूल की दिली ख्वाहिश थी कि वापस जो किबला काबतुल्लाह था, जो बैतुल मुक़द्दस कर दिया गया, वापस बैतुल मुक़द्दस से हटकर वापस के काबतुल्लाह जो है वो हमारा किबला हो जाए। चुनांचे इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर भी है, और सूरह बकरा की जो आयत है और सयक़ूलु सुफ़हा जो दूसरा पारा स्टार्ट होता है, इसके अंदर तब्दीली किबले का के बारे में आयत करीमा है और उसका हुक्म नाजिल हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया कि अब आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर ले। इसके बारे में आयत करीमा नाजिल हुई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने और मुसलमानों ने अपना किबला वापस, उनका किबला जो है वो काबतुल्ला हो गया। तो ये तब्दीली किबला कुछ महीनों के लिए हुआ था। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ रिवायत है, जहाँ पर एक रिवायत है अबू बकर इब्न शैबा अफ़ान और हम्माद इब्न सलमा साबित रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ होकर नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई कि हम आपका चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ देख रहे हैं, हम ज़रूर आपको उस तरफ फेर देंगे जिस तरफ आप किबला पसंद करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। बनु सलमा में से एक आदमी इधर से गुजर रहा था, वो फजर की नमाज में रुकू की हालत में थे और एक रकात भी पढ़ ली थी। उस आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, किबला बदल गया है। ये सुनते ही वो लोग इसी हालत में किबले की तरफ फिर गए। यानी वापस जो किबला था मुसलमानों का काबतुल्लाह हो गया। तो ये तब्दील किबला। तो आज का जो हमारा सेशन है, तो ये मुख्तसर ये था तब्दील किबला के बारे में। और उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो असल जो हमारा सेशन है वो सिमत किबला, और जो हमारे अवकात है, तो अवकात को किस तरह अवकात का हिसाब किस तरह लगाया जाता है, उसके सिलसिले में इंशाल्लाह जो है आगे हमारे दिलशाद भाई वो इंशाल्लाह आगे, उनका बहुत ही दिलचस्प मौजू है ये, और बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत दिलचस्प अंदाज में उन्होंने ये सेशन को तैयार किया है, प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो इंशाल्लाह आगे जो दिलशाद भाई इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। नमाज के सिलसिले में जो अवकात है नमाज के, तो दरअसल जो नमाज का नाम नहीं है बल्कि वो अवकात है। ज़ोहर, असर, फजर, ये भी जो भी नाम है नमाजों के, ये दरअसल नमाज के उन अवकात के नाम है जिन जिन अवकात में हम नमाज अदा करते हैं। तो उन अवकात का हिसाब किताब किस तरह लगाया जाता है वो इंशाल्लाह दिलशाद भाई इसको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। तो जो काबा है जिसे हम काबतुल्लाह कहते हैं, द हाउस ऑफ अल्लाह, यानी इसका जो शेप है हम सब जानते हैं कि काबतुल्लाह जो है कि उसके ऊपर ये कलर चढ़ाया हुआ है, ये उस पर एक ब्लैक कलर का जो है कवर है जिसे चादर कहा जाता है, और अंदर से छत भी है उसके अंदर। पहले काबतुल्लाह की अलग तस्वीर थी, उसके बाद काबतुल्लाह को तामीर हुई। तो इस तरह जो किबला है हम सब जानते हैं, किबले की जो उसकी इमारत है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है। हमने देखा कि काबा जो है वो एक बिल्डिंग है जो क्यूबिकल शेप की है, उसके ऊपर कवर होता है जो अमूमन काले रंग का होता है। इसी वजह से उसको लोग समझते हैं कि काबा जो है काले रंग का है, लेकिन ऐसा नहीं है। अ, ये काला रंग जो होता है वो उसके कवर की वजह से होता है। एक बिल्डिंग है जिसमें भी दीवारें हैं, छत है, पानी गिरने के लिए परनाला बना हुआ है, एक दरवाजा है। अब इस काबे के चारों तरफ जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसी बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मस्जिद अल हराम, है ना? और ये काबे के चारों तरफ बनी हुई है। और चूंकि हमें नमाज में हम लोग जो है ये काबे की तरफ करते हैं, तो इसलिए इस मस्जिद में एक ऐसी मस्जिद है ये पूरी दुनिया की जिसमें
आप जो है ना, जब इसके अलग-अलग डायरेक्शन में जाके नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका मुँह जो है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि आपका फेस जो है वो काबे की तरफ होना चाहिए। अब अगर हम इसी की मस्जिदुल हराम को, काबे को अगर हम ऊँचाई से देखें, तो ये हम देखते हैं कि ये जो मस्जिद है, ये मक्का शहर में बनी हुई है। तो इस एरिया के बाद जो है बिल्डिंगें हैं, रिहायशी इलाके हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। अब अगर हम इसी मस्जिद को हम देखें कि ये गूगल अर्थ में कैसा दिखाई देता है। ये सऊदी अरेबिया है। ये गूगल अर्थ है। इसको आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया है। अगर हम इसको ज़ूम करते हैं, ये जिसको रेड सी बोलते हैं, अरेकल्ज़म, है ना? ये रेड सी के पास में ये जिद्दा है, ताइफ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा था मदीना है। और हम इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं तो ये देखिए मक्का दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं ना, तो इस एरिया में, मक्का वाले एरिया में ना, हमें कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, जैसे सफ़ेद रंग की। और ये हम काफ़ी ऊँचाई से देख रहे हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें ना, कई हज़ार फीट्स की ऊँचाई से हम देख रहे हैं इसको। तो अगर हम इसको और ज़ूम करते हैं, यानी कि पास आते हैं, तो हम देखते हैं कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, जो इस एरिया में रहती है, मक्का के एरिया में। ये असल में हमारे मीना के टेंट हैं, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं, तो एक टेंट में रहते हैं। वो टेंट सारे सफ़ेद रंग के हैं और इसी वजह से वो बहुत दूर तक सफ़ेदी फैली हुई रहती है, जो आसमान से दिखाई देती है। इस मीना से ही थोड़ी दूर पे, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और चमकता हुआ छोटा-सा दिखाई देता है आसमान से। ये हमारा मस्जिदुल हराम है। और ये चमकता है इसलिए क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग सफ़ेद पत्थर की बनी हुई है और लाइट जहाँ से आके रिफ्लेक्ट होती है तो चमकता है ये, और बहुत ऊँचाई से भी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने देखा था, असल में ये काबा है, ये मस्जिदुल हराम है चारों तरफ। मेरे ख्याल से मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा। और जब लोग मस्जिद के अंदर में होते हैं तो काबे की तरफ मुँह करते हैं, लेकिन जब शहर में कहीं होते हैं, दूर होते हैं, तो यहाँ से काबा दिखाई नहीं देता, तो उनको सिर्फ़ मस्जिद की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी रहता है। लेकिन अगर हम देखें कि हम अगर बहुत दूर चले जाएँ, हम काबे मक्के से भी दूर चले जाएँ, काबे से बहुत दूर चले जाएँ, मान लिया हम यहाँ चले आते हैं, हम इंडिया चले आते हैं, तो ये देखिए जिद्दा है, ये सऊदी अरेबिया है, ये ओमान है और ये अरेबियन सी है, और हम यहाँ हिंदुस्तान में आ गए, यहाँ पे। और हम चलो अपने राजधानी चलते हैं, दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली से में है और हमको नमाज़ पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारे लिए क्वेश्चन है, कि दिल्ली रहने वाले लोग किधर मुँह करके नमाज़ पढ़ें? तो कायदे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम यहाँ से देखें तो दिल्ली वालों को यहाँ पे है, ये दिल्ली वाले मुँह करेंगे किधर? यहाँ पे, इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ें, है ना? इसी तरह से अगर कोई दिल्ली में नहीं है, चलो मान लिया कहीं अफ्रीका में है वो, है ना? इथियोपिया में है, तो इफि तब हम देखेंगे कि इथियोपिया वाले जो है ना इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हो। अगर कोई ग्रीस में है, तो कहाँ नमाज़ पढ़ेगा? तो इधर की तरफ मुँह नमाज़ करके नमाज़ पढ़ेगा, है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान में लोग होते हैं, उनकी नमाज़ पढ़ने की जो सिमत होती है, वो होती है पश्चिम की तरफ। लेकिन अगर कोई यहाँ पे है, इथियोपिया में है या इजिप्ट में है या इस यहाँ पे कहीं घाना में है, तो ये लोग जो है ना ठीक पूरब की तरफ नमाज़ पढ़ कर मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ग्रीस में है, तो ये असल में दक्षिण की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा होगा। और यमन के लोग जो होंगे ना, ये असल में उत्तर की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे होंगे। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने की जो सिमत होती है, किबला जो होता है, ये पश्चिम की तरफ होता है, इसलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया जो मुल्क है, मक्का जो शहर है, ये हमारे मुल्क से पश्चिम की तरफ पड़ता है इसलिए। लेकिन अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्से में चले जाएँ, तो हमें देखना होगा कि वहाँ से मक्का किधर पड़ता है और उस हिसाब से हम नमाज़ की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो इससे ये बात समझ में आती है कि काबा जो है ना, वो किबला जो है वो पश्चिम की तरफ नहीं है। ये पश्चिम की तरफ जो होता है वो सिर्फ हमारे मुल्क के लिए होता है, जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये बर्मा है, नेपाल है, इन मुल्कों के लिए जो है ये पश्चिम की तरफ पड़ता है, दूसरे मुल्कों के लिए पश्चिम की तरफ नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ लोगों के लिए उत्तर भी पड़ सकता है, दक्षिण भी पड़ सकता है, पूरब भी पड़ सकता है। ये जो जमीन है, अभी हमने देखा गूगल अर्थ पे जमीन हमको दिखाई तो दे रही थी, वो गोल दिखाई दे रही थी ऐसी, है ना? अभी ये जमीन ऐसी गोल दिखाई दे रही है, तो ये असल में हम जब पढ़ाई करते हैं तो मैप देखते हैं या ग्लोब देखते हैं तो इसमें ऐसा लाइन दिखाई दे रही होती है, लेकिन असल में तो हमें लाइन होती नहीं है, तो ये है क्या?
और जमीन तो गोल होती है, लेकिन जब नक्शा बनाते हैं तो हमारे वो पेपर पे रहता है ना। तो गोल जमीन को हम पेपर पे कैसे बना देते हैं, तो उसके लिए जो है एक मैपिंग इस्तेमाल की जाती है, जिसमें स्फेयर को हम एक सिलेंडर के ऊपर मैप कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, दो चीजें की जाती है। नंबर एक, पूरे स्फेयर को ऐसे लाइन खींच दिया जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। और दूसरी जो होती है, इस तरह से लाइन खींच दी जाती है। यूँ समझो कि अगर हमारे पास एक खरबूजा है, तो उसकी हम लोग काट कट करके इसमें फांक बनाते हैं। ये तरबूजे ये रहता संतरा रहता है, तो उसकी जो फांक निकलती है, इस तरह से कट कर देते हैं। तो ये दो तरह से कट करते हैं, एक ऐसे जैसे हम लोग सैलेड की प्याज काटते हैं, और दूसरा जैसे हम लोग संतरा की उसकी जो फांक निकालते हैं। तो दो तरह से कट करने के बाद ये जो लाइन मिलती है, ये सब इमेजिनरी है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई लाइन वाइन नहीं होती जमीन के ऊपर। अब इस लाइन को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एक एक पॉइंट को इसके ऊपर, एक इस सिलेंडर बना के। अब जो पॉइंट यहाँ पे है वो सिलेंडर में यहाँ है, जो पॉइंट यहाँ पे है वो सिलेंडर में है। इसी तरह से हर पॉइंट को, यहाँ से लेके सारे पॉइंट को हम सिलेंडर के ऊपर मैप कर देते हैं। तो हमको पूरा जो जमीन है ये इस तरह से दिखाई देने लगती है। अब क्या हुआ कि जो समंदर थी वो समंदर, और जो खुश्की थी वो खुश्की, और फिर खुश्की के ऊपर जो ममालिक बने हुए उनकी बाउंड्रीज है। ये बाउंड्री को पूरा हम लोग इसी के ऊपर मैप कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि एक स्फीयर से सिलेंडर में मैपिंग कर दी और उसको ओपन कर दिया। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो हमने लाइन खींची, और इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमने अभी तक जो कुछ भी मैप देखे हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। ये होने यहाँ से आने का जो हमने देखा वो प्रोजेक्शन से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देने की है। नंबर एक, ये जो है ना हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से कट कर दिया गया है ना। लेकिन ये जो हिस्सा है ना, ये असल में ये हिस्सा है, क्योंकि इसको यहाँ से कट करके खोला गया है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये करीब है। यानी कि ये जो मुल्क है रशिया जो है, यहाँ से अगर आप आएंगे तो अमेरिका के पास में है असल में, है ना। लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बहुत दूर है। तो ये जो ममालिक है ये असल में यहाँ से काफी करीब के हैं। इसी तरह से ये जो दिख रहा है आइलैंड, ये जापान है। तो जापान जो यहाँ से आप यहाँ से पलट के आते तो अमेरिका से पास में हो जाता है। अगर ऐसे देखेंगे तो बहुत दूर है, ये यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमें मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये मैप जो होता है ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। ये हमें स्टडी करने के लिए होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज गोल हो उसको ना तो छाप सकते हैं, ना ही कहीं ले जा सकते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट चीज होती है कि हर चीज हम पेपर पे कर लें और पेपर की छाप के किताब बना लें। और हमारा जो क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड होते हैं वो भी प्लेन होते हैं। तो यानी कि हर इंसान क्या चाहता है कि हर चीज प्लेन बन जाए, ताकि हम उसको कागज में छाप सके, बोर्ड पे लिख सके, उसी से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कई बार ये होता है कि असल चीज जो होती है वो थ्री डायमेंशन में होती है, स्फेयर में होती है, सिलेंडर में होती है, लेकिन हमको जो समझाया जाता है वो प्लेन में समझाया जाता है। तो ये जो है, जब भी हम इस तरह के समझे तो हमारे दिमाग में ये चीज ऐसे नहीं समझ में आना चाहिए, बल्कि ये दिमाग में रहना चाहिए और इसको हम ऐसे समझे, तभी हम असल में उसको ठीक से समझ पाएंगे। अब जो हमने लाइन खींची थी, वो लाइन जो होती है उसको हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं। अब जमीन जो है ना, जब उसके सेंटर वाली लाइन को अगर ज्वाइन कर दे तो इसको जो है पोलर लाइन बोलते हैं। जो ऊपर होता है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो नीचे उसको साउथ पोल बोलते हैं। अब जो है, अब यहाँ से अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है यहाँ से बड़ा होता जा रहा है, फिर ये छोटा हो जाता है, क्योंकि ये स्फेयर है। तो जो सबसे बड़ी लाइन मिलेगी उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। यानी कि इस पूरे फेसर इस स्फेयर को दो पार्ट में बांट देती है। तो ऊपर वाले स्फेयर को जो है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, हेमी का मतलब हाफ, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और नीचे वाले को सदर्न हेमीस्फेयर बोलते हैं। अब जो है ये जो था, यहाँ से तो समझ में आया कि भाई ये पोल हो गया, तो ये पोल हो गया, और बीच में ये मैक्सिमम लाइन हो गई, इसको इक्वेटर बना दिया। लेकिन जब आप इस तरह से कट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एंड नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हर पॉइंट जो है सब जगह सेम है। तो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में एक लाइन को हम फिक्स कर देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ये असल में जिस टाइम पे ये सब किया गया था, उस टाइम पे जो है ब्रिटिश हुकूमत उमूमन पूरी दुनिया पे थी, है ना। उमूमन बहुत सारे ममालिक में उनके रूल चल रहे थे, जिस जमाने की ये बात है जब ये सब डिसाइड कर रहे थे। तो उन्होंने लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे जो जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेटरी जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग को उन्होंने
मेरिडियन लाइन किया, यानी कहा कि ये जो लाइन पॉइंट है पूरी दुनिया में, यहाँ से जो लाइन जा रही है इसी को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन बोलेंगे, और इसी को जीरो नापा जाएगा, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन जब होगा, जीरो यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब यहाँ से हम इधर की तरफ आते हैं तो ये ईस्ट होता है, और इधर जाते हैं तो वेस्ट होता है, और इसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। और इस तरफ जब हम चलते हैं तो इसको लैंगिट्यूड बोलते हैं, लैंजिट्यूड बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हैं इसको तो लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड हो गया, ये लैंजिट्यूड हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। जब हम मेजरमेंट इधर की तरफ लेते हैं, इधर की तरफ, है ना, इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, उसको लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं। और जब मेजरमेंट इधर की तरफ लेते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, यानी पोल्स की तरफ, तो ये लैटिट्यूड होता है। आई थिंक ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो सपोज इसका फायदा क्या होता है, तो समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट को हम पूरी जमीन पे फिक्स करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो लाइन है ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, जीरो। यहाँ से हम काउंट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो लाइन खींची हुई है ये 10-10 डिग्री की है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री हो गया, तो 50 डिग्री ईस्ट बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 50 डिग्री ईस्ट एंड 40 डिग्री नॉर्थ। बिकॉज जब हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, तो 10-10 डिग्री पे लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पे जब पहुंचा इन्होंने, तो यहाँ इस वाले लाइन पे आ गए थे, तो ये 40 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो यानी कि हमने क्या किया, असल में पूरी दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर हमें दे दिया जाए, तो इसको हम लोग लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि यूनिक रहेगा। कोई भी आदमी अगर उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे जाएगा, तो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे पहुंच जाएगा जहां पे हमने उसको बोला जाने की। तो ये अचीवमेंट हमारा हो गया कि हम क्या क्या करना चाह रहे थे, कि पूरी दुनिया में जो लोकेशन है ना, उनको हम फिक्स कर दे पहले। एक बार हमने वो फिक्स कर लिया, फिर हम एक डायरेक्शन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम अगर किसी आदमी को वहां भेजना चाहे, तो विदाउट एनी एरर हम वहां पे उसको भेज सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और बाद में जितने भी डेवलपमेंट हुए इस जो है स्पेस साइंस में, या इस तरह से कम्युनिकेशन के, या जो एविएशन के बहुत सारे जो डेवलपमेंट हुए, इसमें ये बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करा इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में। तो हम आते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन था कि भाई ये मक्का है यहाँ पे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है ना। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये 21 डिग्री नॉर्थ है, 21 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ, एंड 39.85 डिग्री ईस्ट है। तो यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, तो ग्रीनिच मेरिडियन लाइन से ये देखिए 15-15 डिग्री पे कट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पहुंचे तो दिस बिकम 39 डिग्रीज, और ये 21 डिग्रीज। तो 21.38 एंड 39.85 ये मक्का की कोऑर्डिनेट है। अब हमारे लिए, हम कहीं भी दुनिया में हो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम उनको हेल्प करेगा। तो हमको क्या करना है, हम जहां पे भी हो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले निकाल लें। तो जैसे ही हम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम पता कर लेंगे, तो हमको बस क्या करना है, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से लाइन ड्रा करनी है और कैलकुलेशन करके एंगल निकाल लेना है ना। तो ये है जो मैं कह रहा था, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये असल में लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है। इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर एक एक्चुअली फिजिकल लाइन खींची हुई है, जिसको उसमें नाम दिया हुआ है कि ये द रॉयल ऑब्जर्वेटरी, है ना। यहाँ के ग्रीनविच लंदन यूके में है। और यही लाइन जो दिख रही, फिजिकली दिखाई दे रही, यही जीरो मेरिडियन है। यहाँ से इधर की तरफ जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर की तरफ निगेटिव होता है। तो इसका जो है ना, हमने देखा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के कैलकुलेशन में ये रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसी पर्टिकुलर लाइन को जो है जीरो ये किया था, यूटीसी बोला गया था, या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जिसको जीएमटी बोलते हैं, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया था। तो इस तरह से दो मेन जो स्टैंडर्ड है, वो एक्चुअली ये पर्टिकुलर लाइन प्ले करती है। बाद में लोगों ने जब सैटेलाइट से पूरे वर्ल्ड के वापस मैप बनाया और उसको और एक्यूरेट करने की कोशिश की, तो फिर वापस लाइन को वापस शिफ्ट किया थोड़ा सा, जो इस एक्चुअल लाइन से थोड़ा सा ऑफ है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इतना सफिशिएंट है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो यहाँ पे है, यूके में, समवेयर एयर। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अब वापस मेन मुद्दे पे। तो हम समझो दिल्ली में है,
और दिल्ली में हम क्या करेंगे, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे कि दिल्ली का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो दिल्ली का जो 28.7 डिग्रीज नॉर्थ है और 77.10 डिग्री ईस्ट है यहाँ पे। और मक्के का तो हमारे पास ये पता ही है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो एंगल है, ये इस लाइन का एंगल कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन से जो कैलकुलेट होके आएगा, यही हमारा एक्चुअल किबला की डायरेक्शन होगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए सफिशियंट हो जाते हैं। तो इसका एक फार्मूला है सिंपल मैथमेटिक्स का। अभी जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये एक इम्प्रेशन देना चाह रहा था कि जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, बाद में हम लोगों को लगता है ये सब क्या है यार, टाइम पास। तो उस तरह से जो है लोगों को एक इम्प्रेशन देने के लिए कि भाई जो चीजें हमको स्कूल में पढ़ाई जाती है और हम समझते हैं कि सिर्फ हम नंबर पाने के लिए पास हो जाए, बस खत्म बात। ये असल में वैसा नहीं होता है। ये चीजें जो होती हैं बहुत छोटी छोटी, एक एक छोटे छोटे फार्मूले आगे चल के एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक एक इम्प्रेशन डालने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें से, दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके समझ लेंगे। तो ये पॉइंट वन है। इसमें लैटिट्यूड एंड लॉजिट्यूड यहाँ पे है। पॉइंट टू का लैटिट्यूड एंड लॉजिट्यूड यहाँ पे है, लॉजिट्यूड एंड लैटिट्यूड। और ये फार्मूले में ये वैल्यूज डाल दी, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई इस फार्मूले से, और इसको इन्वर्स कर लिया तो ये 266.52 डिग्रीज आ गया। अब यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है मेरे एक्सेल शीट में, एग्जैक्टली यही चीज डली हुई है। और यहाँ पे कैलकुलेशन करके 266.5 डिग्रीज निकलता है। और एक अर्थ की जो रेडियस है उसको स्क्वायर मान के, जो कि एग्जैक्ट नहीं है बट एक अप्रोक्सीमेट स्क्वायर मान के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिल्ली से अ, मक्का की जो दूरी होगी किलोमीटर में, वो 3837.5 किलोमीटर होगी। ये दूरी आप बाय रोड नहीं समझे, बल्कि यूं समझे कि अगर आप दिल्ली से एरोप्लेन लेके फ्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतनी डिस्टेंस के बाद आपको मक्का मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट। तो यही चीज जो है हमने क्या करी, एक वेबसाइट में जिसका लिंक पीछे दिया हुआ था, उस वेबसाइट में ये हमने देखा और इससे हमने कंपेयर कराया हुआ है। तो हम लोग ये वेबसाइट देख लेते हैं क्योंकि तो ये हमारा अ, दिल्ली है यहाँ पे। अ, ये दिल्ली है। और ये जो लाइन है ये मक्का को ज्वाइन करते हुए जा रही है। और ये वेबसाइट पे ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा है। ठीक। कुबला एंगल जो है 266.67 डिग्रीज है। और इसकी लोकेशन जो है, ये लाइट लग हमने देखा ये है। और ये थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद कंपास में अगर देखना चाहेंगे तो ये 265.81 डिग्रीज है। ये जो है इनकी वेबसाइट पे दिखा रहा है, और हम लोगों ने हमारा कैलकुलेशन देखा कि वो कितना आ रहा था। तो ये हमने देखा कि ऑलमोस्ट ये क्लोज कैलकुलेशन है, सेम। अब इसमें ये दिखा रहे हैं कि किबला एंगल फॉर कंपास, तो कंपास क्या होता है और फिर ये अलग क्यों हो गया, ये 266 की जगह पे 265 क्यों हो गया। तो ये हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ डिस्टेंस भी देख सकते हैं, 3840 लिखा हुआ है। और हमने जो कैलकुलेट किया ये 3837 कैलकुलेट किया हुआ है। तो मैंने जैसे बताया था कि अर्थ जो होता है स्फेयर नहीं होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है। तो उन्होंने जो फार्मूला यूज किया होगा शायद वो थोड़ा बेटर होगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ। दिलशाद भाई, ये एंगल किसके रेस्पेक्ट में होता है? जी 266 266 एंगल जो है ये किसके रेस्पेक्ट में है, किस कोऑर्डिनेट पे? ये आप अगर अपने हाथ में कंपास लेंगे, ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन से 266.6 डिग्री आपको इधर की तरफ नापना पड़ेगा। कहाँ से? ओके ओके। ईस्ट डायरेक्शन से। ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैंने दिखाया था वहां पे, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है, ये इस डायरेक्शन से। आप ओके देखें कि मेरा ईस्ट किधर है और वहां से। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री और माइनस कर देते हैं, तो नॉर्थ से देखने लगते हैं कि नॉर्थ से कितना है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब मैंने बताया था कि थोड़ा सा फर्क क्यों दिखा रहा है वेबसाइट में, और उसमें करेक्शन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया हो। तो ये अपना मैग्नेटिक कंपास है। क्या होता है असल में, ये एक मैग्नेट होता है, जैसे नॉर्मल मैग्नेट में देखा है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी किया फिजिक्स वाले में, बार मैग्नेट होता है।
है ना। और बहुत सारे लोग जो थोड़ा सा चीजों को खोलते बंद करते रहते हैं, वो जो स्पीकर होता है उसमें उसमें भी मैग्नेट लगा रहता है ना। तो वो बार मैग्नेट, ये जो लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पीकर में इस तरह से गोल रहता है, वो इस मैग्नेट होता है। इसी तरह से जो कंपास होता है, ये जो पतली सी नीडल टाइप से दिखाई दे रही है ना, ये असल में मैग्नेट होता है। और उसके सेंटर को जो है एक पिन से जस्ट उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ताकि वो घूमने में आसानी हो, उसको कहीं रटके नहीं। और इसमें कुछ भी नहीं रहता, कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बहुत पुराने जमाने से लोग जो है पूरी दुनिया में डायरेक्शन पता करने के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे। तो ये हमको ये बताता है कि अर्थ जो है ना, इसका साउथ किधर है और इसका नॉर्थ किधर है। तो इसमें ये नॉर्थ जो 0 डिग्री का करता है। तो आप जो है ये, अगर आपके पास कंपास है तो ये नीडल इधर की तरफ हो जाए घुमा के, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, जब ये नीडल इधर की तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो ये जो है साउथ मैग्नेटिक पोल है, ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। किसके लिए? मैग्नेट के लिए। और ये ठीक उल्टा होता है फॉर जियोग्राफिक थिंग। जियोग्राफी के लिए नॉर्थ पोल होता है और जियोग्राफी के लिए साउथ पोल होता है, ठीक उल्टा। अब क्या होता है कि जो जमीन है ना, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, यानी घूमती है, उसको हम लोग पोलर लाइन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक पोल, है ना। और ये लाइन होती है, तो इसको जो ये एक्सिलरेशन की एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जमीन जो घूम रही होती है, इसी के हिसाब से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक नॉर्थ और ज्योमेट्रिक साउथ बनाया है, क्योंकि जमीन के घूमने के हिसाब से। लेकिन जो ये कंपास बताता है ना, ये थोड़ा सा हट के उससे बताता है। ये कहता है कि ये जो नॉर्थ है ना, उससे थोड़ा सा हट के मेरा नॉर्थ है, किसका? मैग्नेट वाला। तो उन्होंने जो बताया था ना करेक्शन के लिए वेबसाइट में, ये करेक्शन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, यानी कि एक दूसरे के से थोड़ा से एंगल पे थोड़ा ऑफ रहते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी के लिए, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इसके डिटेल में जा सकता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग चूंकि किबला डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग लेस देन 1 डिग्री होता है। अगर कैलकुलेशन किया जाए अपने इंडिया के लिए या दूसरे कंट्रीज के लिए, तो लेस देन 1 डिग्रीज होता है। तो अभी के लिए हम लोग बिना करेक्शन के भी अगर मेजरमेंट किया और किबला कंपास से देख लिया कैलकुलेशन करके, और अगर हमने नमाज पढ़ ली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है। अब कोई आदमी इसके ऊपर और स्टडी कर सकता है कि भाई वो ऑफ क्यों होता है, और फिर जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्यों आती है, उसका रीजन क्या है। तो उसके ऊपर एक अलग से यानी सेशन लिया जा सकता है, कि वो मैग्नेट कैसे बन जाता है और वो डायरेक्शन चेंज क्यों होती है, और वो डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है या फर्दर वो भी चेंज होती रहती है। वो सारे डिटेल्स हम लोग उसमें जा सकते हैं। अब इसी के साथ में हमारा किबला डायरेक्शन का कैलकुलेशन जो है वो खत्म हो गया। हमने बताया कि जो है आपकी जो लोकेशन है उसमें लेट लॉन्ग पता होना काफी है, उसके बाद फार्मूले में डाला तो सीधा डायरेक्शन पता लग जाती है एंगल में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी बना के उसको प्रिंट कर लेते हैं और मैग्नेटिक कंपास के साथ लोग भेजते हैं कि भैया अपनी लोकेशन कहाँ पे है देख लीजिए एड्रेस के हिसाब से। लेट लॉन्ग उसमें उसमें पता लग जाएगा, और वहां से जो है एंगल वो लोग लिख देते हैं, तो सिटी का नाम और एंगल। और वहां से कंपास में आप एंगल देख लीजिए और आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो होता है, हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल में खुद का जो है वो जायरोस्कोप होता है, जो कि डायरेक्शन बताते रहता है। तो जो ऐप होते हैं उसमें वो आपकी लोकेशन निकाल लेता है जीपीएस सिस्टम से, और फिर मक्के की लोकेशन उसे पता रहती है, तो फार्मूला फिर कैलकुलेट करके आपको वो मोबाइल के अंदर वो ऐप में दिखाता है। तो इस तरह से जो है मोबाइल की ऐप, या जो हम लोग छोटा सा डायरी इस्तेमाल करते थे मैग्नेट के पास के साथ, जो पूरी दुनिया के लिए वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं, वो जो है इस तरह से इसमें ये काम करती है। तो जैसा कि कुरान करीम के अंदर भी नमाजों के सिलसिले में आयत करीमा है और अहादीस मुबारका भी है। जैसा कि हमारे सामने आयत करीमा है, अकीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। इसका तर्जमा है कि ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम किया करो। याद रखो, फजर की तिलावत में मजमा हाजिर होता है। यानी इस आयत करीमा के अंदर पांचों नमाजों का जिक्र है। चार नमाजी जो है वो सूरज ढलने से पहले, दो नमाजें सूरज ढलने से पहले,
दो नमाज़ें सूरज ढलने के बाद और बतौर ख़ास फजर का यहाँ पर जिक्र किया गया। आगे आयत करीमा है वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। और ए पैगंबर दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो, यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत माने। इस आयत करीमा के अंदर भी कुछ लोगों ने कहा है कि 3 नमाज़ों का ज़िक्र है और कुछ लोगों ने कहा है कि 4 नमाज़ों का ज़िक्र है। तो इस आयत करीमा के अंदर भी जो नमाज दिन के दोनों सिरों पर यानी फजर और मगरिब और जुल्फ़म मिन लैल रात के कुछ हिस्सों में, इससे इशा मुराद है। तो गोया ज़ाहिरी तौर पर 3 नमाज़ों का ज़िक्र इस आयत करीमा के अंदर है। जी, आगे है सूरह बकरा की आयत है हाफ़िज़ु अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तमाम नमाज़ों का पूरा पूरा ख्याल रखो और ख़ास तौर पर बीच की नमाज का अल्लाह के सामने बाअदब फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। इस आयत करीमा के अंदर बीच की नमाज से मुराद असर की नमाज है, जिसका एहतिमाम करने के लिए कहा गया है और जिसकी हिफाजत करने के लिए कहा गया है। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्ज़ा। लिहाजा ए पैगंबर ये लोग जो बातें करते हैं तो उन पर सब्र करो और सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब से पहले अपने रब की तस्बीह और हम्द करते रहो और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। इस आयत करीमा के अंदर भी पांचों नमाज का जिक्र है, जैसा कि हम सब समझ सकते हैं तुलुए शम्स और से पहले और गुरूब शम्स से पहले और रात की यानी इशा का जिक्र है। तो इस आयत करीमा के अंदर भी पांचों नमाजों का जिक्र है। सूरह क़ाफ की आयत करीमा है फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। कि पैगंबर जो कुछ ये लोग कह रहे हैं तुम उन पर सब्र करो, अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करते रहो, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज डूबने से पहले भी। तो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज है और सूरज डूबने से पहले फजर की मगरिब की नमाज है। इसी तरह अहादीस मुबारका भी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ अहादीस मुबारका है। हमारे सामने जो हदीस है जिसका तर्जुमा है, जी, ये एक लंबी हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील सलाम ने 2 मरतबा बैतुल्लाह के पास मेरी इमामत की। गोया अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील सलाम के ज़रिए अल्लाह के रसूल को नमाज का तरीका सिखाया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिब्रील सलाम ने 2 मरतबा बैतुल्लाह के पास मेरी इमामत की, यानी मुझे 2 दिन की तमाम नमाज़ों में इमाम बनकर पढ़ाए। पहले दिन पाँचों नमाज में अव्वल वक़्त में पढ़ाई, यानी पहले दिन जो नमाज़ पढ़ाई जिसमें पाँचों नमाज़ें अव्वल वक़्त में पढ़ाई और दूसरे दिन तमाम नमाज में आखिरी वक़्त में पढ़ाई। चुनांचे दिनों में सबसे पहले दिन में ज़ोहर उस वक़्त पढ़ाई जबकि साया चप्पल की पट्टी के मानिंद था। ये एक अरबी का मुहावरा है। यानी ठीक इस्तिवा इस्तिवा के वक़्त जो साया होता है उसको फ़ै मिस्ल शिराक कहते हैं और उसको ये साया असली भी कहते हैं। यानी ज़वाल होते ही जिब्रील सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा दी, यानी अव्वल वक़्त में पढ़ा दी। ज़वाल के बाद मुत्तसिलन ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है और ये मसला जो है वो इज्तिमाई मसला है। फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ाई जबकि हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हो गया, यानी दूसरा मिस्ल शुरू होते ही असर की नमाज़ पढ़ा दी और ये जमहूर की दलील है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दलील आगे आएगी। फिर मगरिब पढ़ाई जब सूरज गिर गया, यानी सूरज गुरूब हो गया और जब रोज़ादारों के लिए रोज़ा खोलना जायज़ हो गया, यानी जो मगरिब का वक़्त होता है सूरज गुरूब होने के बाद। और फिर इशा शफ़क़ गायब होने के बाद पढ़ाई, यानी शफ़क़ भी जो है ना, शफ़क़ एक शफ़क़ है, हमारा शफ़क़ है अख़ज़र, ये मशहूर है फ़िक़्ह की किताबों में। तो शफ़क़ की मुराद तायुन करने में जुमला गैर वाज़ेह है, क्योंकि शफ़क़ सिर्फ़ सुर्ख़ी को भी कहते हैं और सफ़क़ सुर्ख़ी और सफ़ेदी के मजमू को भी कहते हैं। फिर फजर पढ़ाई जबकि सुबह चमकी और जिस वक़्त रोज़ादारों के लिए खाना-पीना हराम हो गया। दूसरे दिन ज़ोहर उस वक़्त पढ़ाई जबकि हर चीज़ का साया उसकी मिस्ल हो गया, यानी गुज़श्ता कल जिस वक़्त असर पढ़ाई थी, यानी अव्वल वक़्त और आखिरी वक़्त में ये नमाज़ें पढ़ाई जिब्रील सलाम ने। तो इस हदीस के अंदर नमाज का पूरा तरीका जिब्रील सलाम के ज़रिए अल्लाह के रसूल को सिखाया गया है।
जी, ये उसके बाद जो मुख्तलिफ नमाज़ें हैं, तो मुख्तलिफ नमाज़ों के बारे में भी हदीस मुबारका है। जैसे यहाँ पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की जो वाइफ़ है, उनकी हदीस है, अन्नहु सअल अबा हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन वक़्तिस सलाह फ़क़ाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अना उख़बिरुका सल्लि ज़ुहर इज़ा कान ज़िल्लुका मिस्लका वल अस्र इज़ा कान ज़िल्लुका मिस्लैका। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने पूछा, नमाज के वक्त के मुतालिक सवाल किया, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। नमाज ज़ोहर उस वक्त पढ़ो जब तुम्हारा साया तुम्हारी मिस्ल हो, और असर उस वक्त पढ़ो जब तुम्हारा साया तुम्हारे दो मिस्ल हो जाए। इन हदीस से मालूम हुआ कि नमाज ज़ोहर का वक्त तो ज़वाल के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन नमाज मअख़र करके पढ़नी चाहिए, और आखिरी वक्त मिसलैन तक है, यानी जब हर चीज़ का साया असली साये के अलावा दो मिस्ल हो जाए। नमाज ज़ोहर का वक्त ख़त्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है, और गुरूब आफ्ताब तक बाकी रहता है। यानी जो हनाफ के वहाँ जो है कि ये है कि आखिरी वक्त में नमाज पढ़ते हैं, और बाकी जो मसालिक है उनके वहाँ अव्वल वक्त में ज़ोहर पढ़ते हैं, और असर भी अव्वल वक्त में पढ़ लिया करते हैं। तो ये इस हदीस के अंदर ज़ोहर और असर की नमाज का जिक्र है। आगे दूसरी रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वक़्तु सलात सुबह मिन तुलुल फज्र मा तत्लुश शम्स। नमाज सुबह का वक्त सुबह सादिक से सूरज के तुलू होने तक है। दूसरी रिवायत है जिसके अंदर है कि व इन्ना अव्वल वक़्तिल फ़ज्र हिना यत्लुल फ़ज्र व इन्ना आखिर वक़्तिही हिना तत्लुश शम्स। यानी बेशक नमाज के औकात के लिए अव्वल और आखिर है। फजर के वक्त की इब्तिदा तुलुए फजर से है, और उसका आखिरी जो वक्त है वो तुलुए आफ्ताब तक है। ये इसके अंदर फजर की नमाज का जिक्र है, फजर की नमाज का वक्त का जिक्र है इसे। उसके बाद असर की नमाज का है। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है ये भी कि मन अदरक रकातम मिनल अस्र क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्स फ़क़द अदरकल असर, कि जिसने सूरज गुरूब होने से पहले असर की एक रकात पा ली, उसने गोया असर की नमाज पा ली। यानी ये इसके अंदर ये है कि सूरज गुरूब होने से पहले जो नमाज पढ़ते हैं वो असर की नमाज है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर असर की नमाज का जिक्र है। मुस्तकिल मगरिब की नमाज का भी जिक्र है मुख्तलिफ हदीस के अंदर। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मगरिब का वक्त उस वक्त तक है जबकि शफ़क़ गायब न हो जाए। दूसरी रिवायत है काना युसल्लिल मगरिब इज़ा ग़रबत अश-शम्स व तवारत बिल हिजाब। हज़रत सलमा बिन अकवा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब अदा फरमाते जब सूरज गुरूब हो जाता और पर्दे में छुप जाता। यानी गुरूब आफ्ताब के बाद जो नमाज पढ़ते हैं वो मगरिब की नमाज है। इसका ज़िक्र इस हदीस मुबारका के अंदर है। इशा की नमाज का भी ज़िक्र है। क़ाला वक़्त सलातिल मगरिब मा लम यग़िबिश शम्स मा लम यग़िबिश शफ़क़। मगरिब की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जबकि शफ़क़ गायब ना हो जाए। शफ़क़ गायब होने के बाद जो है वो इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। दूसरी रिवायत के अंदर है काना युसल्लिल मगरिब इज़ा ग़रबतिश शम्स व तवारत बिल हिजाब। नमाज मगरिब अदा फरमाते जब सूरज गुरूब हो जाता और पर्दे में छुपते। ये मगरिब की नमाज का जिक्र है, और ऊपर जो है वो इशा की नमाज का जिक्र है कि शफ़क़ के गायब होने के बाद ये इशा की नमाज का वक्त हो जाता है। जी, तो आगे इंशाअल्लाह दिलशाद भाई कंटिन्यू करेंगे। जी, शुक्रिया। तो हमने देखा कुरान शरीफ में जो है नमाज के औकात के ताल्लुक से नमाज कब-कब पढ़ी जाए, किस वक़्त पढ़ी जाए, उसमें एक गाइडेंस दिया हुआ है। फिर हदीस में हमने देखा कि उसमें और फर्दर डिटेल आ गई और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। वक़्त के नमाज के नाम के साथ उनके वक़्त का थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल आ गया, ज़्यादा क्लैरिटी आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर समझो हम दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में हों, तो अलग-अलग मुल्कों में कुछ तब्दीली आती है, क्या वही वक़्त रहता है? और हमने देखा था कि वो शफ़क़ वर्ड इस्तेमाल किया गया, 2 मिस्र सब वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो उसको फिर हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं और कैलकुलेशन जो है मॉडर्न जो टेक्नीक है उसको इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं? तो ये सवाल है, इसके लिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे जो अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इसके नाम हमने अक्सर देखे होंगे जब हम मोबाइल में अपना ऐप डाउनलोड करते हैं नमाज़ की टाइमिंग के लिए, तो वो वहाँ पे सेटिंग में कैलकुलेशन मेथड पूछते हैं। तो हम ये सब नाम वहाँ पे देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज़ कराची है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हम लोग ये देखते हैं और उसमें से हम लोग कुछ तो सेलेक्ट कर लेते हैं।
तो हम लोग ये समझेंगे कि ये असल में होते क्या है। तो ये जो है ना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है जो आप देखें यहाँ राइट में किन रीजन के लिए वो वैलिड होते हैं। तो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होती है ना उसके आसपास के रीजन के लिए वो उनके कैलकुलेशन मेथड जो है वैलिड होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दो कॉलम है। यहाँ पे पहले कॉलम में बता रहा है एंगल ऑफ द सन अंडर द हॉरिजन और ब्रैकेट में लिखा हुआ फज्र। यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ऑफ द सन अंडर द हॉरिजन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ ईशा। तो अब क्या होता है कि असल में फज्र और ईशा ये ऐसे होता है कि अगर दोपहर को जवाल को हम लोग पूरे दिन का आधा माने सेंटर, तो फजर का वक्त शुरू होने से लेके दिन निकलना और जवाल तक ये हाफ ऑफ द डे है। और जो उसके बाद नेक्स्ट हाफ जो होता है ना ठीक उसका रेप्लिका होता है, इसी का कॉपी होता है। तो यहाँ पे सूरज का निकलना वो ठीक वैसे होता है जैसे आधे दिन के बाद सूरज का डूबना। सुबह में जो फजर के वक्त का शुरू होना ये वैसे होता है जैसे शाम को ईशा के वक्त का शुरू होना। तो उसके लिए ये एंगल का इस्तेमाल किया कि जो सूरज है वो जमीन से कितने एंगल नीचे है, यानी हॉरिजॉन से कितने एंगल नीचे है। ये 18 डिग्री जब नीचे रहता है तो फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। किसके लिए? मुस्लिम वर्ल्ड लीग के हिसाब से इस रीजन के लिए ये अमेरिका यूएसए हो गया, यूरोप है, द फार ईस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए के लिए ये 18 डिग्री और 17 डिग्री है। हम अगर यहाँ पे देखें हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज कराची, ये कहते हैं कि हमारा दोनों के लिए 18-18 डिग्री होना चाहिए। और ये रीजन के लिए कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान पार्ट ऑफ द यूरोप के लिए ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन वैलिड है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो उम्मुल कुरा है ये अरेबियन पेनिनसुला के लिए है। यहाँ पे आप देखिए ये कह रहे हैं कि 19 डिग्रीज बिफोर 1430 हिजरा एंड उसके बाद ये कह रहे हैं कि 18.5 डिग्रीज ये 1830 हिजरा के बाद। यानी कि उम्मुल कुरा ने जो है टाइम के साथ अपना कैलकुलेशन मेथड चेंज कर दिया। अब ये 18.5 डिग्री ले रहे हैं। और ईशा के लिए कह रहे हैं कि जैसे सर सनसेट हो जाए उसके बाद 90 मिनट तक वेट करिए, 1.5 घंटा इंतजार करिए। और रमजान के दिनों में 120 मिनट यानी कि 2 घंटा इंतजार करिए और ईशा का नमाज शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये उम्मुल कुरा के हिसाब से ना यहाँ डिग्री नहीं इस्तेमाल कर रहे बल्कि वो टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे इस्लामिक बॉडीज है। और यहाँ पे हमारे उलमाए किराम है और जो इस फील्ड के माहिरीन है, इन लोगों ने बैठ के इन रीजन के लिए डिसाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कभी भी इस रीजन में जाके रह रहे हो तो हमको ये मेथड यूज करना चाहिए कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ कहीं रह रहे हो तो हमको ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम यहाँ कहीं रह रहे हो इन ममालिक में तो हमें ये कैलकुलेशन मेथड इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यही हमारे लिए वैलिड होगा। हम अगर यहाँ रह रहे हो और यहाँ का कैलकुलेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे मान लिया जो कि फ्रांस रीजन के लिए लिखा हुआ है तो ये सही नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि अलग अलग कैलकुलेशन मेथड उसका मतलब क्या होता है और ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रीजन के लिए वैलिड होता है। तो हम लोगों को जहाँ जब हम वहां पे रह रहे हो तो हम लोगों को वही वाला यूज करना चाहिए। अब ये कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने सलाह टाइम को डिफाइन किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे जगहों ने डिफाइन कर रखा है। मैंने सिर्फ इनको एक रेफरेंस बताने के लिए कि ये जितने भी हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके लिए उस अपने रीजन में ऑपरेट करती है और वो कैलकुलेशन मेथड और सारी चीज़ों को प्रिसाइजली डिफाइन करती है, तो उन्होंने नमाज के टाइमिंग और उसके डेफिनेशन को जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर में लिख रखा है। ये इनकी वेबसाइट है कैलिफोर्निया इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे ये फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा के टाइम को डिफाइन करते हैं। तो ये होता क्या है, इसको डॉन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। व्हेन ए लाइन ऑफ लाइट फर्स्ट अपीयर्स एंड बिगिंस टू स्प्रेड अक्रॉस द हॉरिजॉन। तो आप देखेंगे ना ये से फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज कि जो अरबी में टेक्स्ट हमने पढ़ा और उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ा उसी को इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है ना। तो इससे फायदा ये होता है कि जो इंग्लिश स्पीकर है उसको ये समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। फिर जोहर के लिए उन्होंने बताया कि आफ्टर मिड डे। तो मैंने बताया कि वो मिड डे का मतलब होता है जवाल। एग्जैक्टली जब सन हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर कर चुका होता है पूरे दिन का तो वही जवाल होता है। और उसकी पहचान ये होती है कि जो शेडो यानी कि साया होता है वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो व्हेन द सन हैज क्रॉस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड हैज बिगन टू डिक्लाइन, ये इन्होंने डिफाइन किया हुआ जोहर के लिए। असर का है व्हेन द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इट्स शैडो एट नून इक्वल्स द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ आर ट्वाइस द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा। तो ये दो ऑप्शन दिए उन्होंने
फर्स्ट में क्या हुआ है कि इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड में दिया है ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, और ये दूसरा वाला जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा। ये हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मगरिब सनसेट बोला हुआ है व्हेन द डिस्क ऑफ द सन हैज गॉन बिलो द हॉरिजन। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना डिस्क ऑफ द सन हैज गॉन बिलो द हॉरिजन, ये हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर ईशा व्हेन द रेडिश ग्लो हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्काई आफ्टर सनसेट, और व्हाइटिश ग्लो अकॉर्डिंग टू द इमाम अबू हनीफा हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्काई आफ्टर सनसेट। हमने देखा ईशा और फजर के लिए जो डेफिनेशन है ये जगह के हिसाब से बदलती है, तो उसके लिए वो टेबल है, वो टेबल इस्तेमाल करेंगे। जोहर असर और मगरिब के लिए जो डेफिनेशन है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये बदलती नहीं है, तो ये सबके लिए कॉमन रहेंगी, है ना। अब हम आते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सन राइज और सनसेट कैसे होता है, और नमाज की टाइमिंग कैसे बदलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि सब कुछ आइडियल है, हमारी जो जमीन है ये एकदम परफेक्ट स्फेयर है, यानी गोला है, और ये घूम रही है अपनी दूरी के ऊपर, ऐसे घूम रही है। अब सब कुछ परफेक्ट है, सूरज जो है ठहरा हुआ है, वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, और ये रोशनी यहाँ से आ रही है। तो जब हम यहाँ पे होंगे कहीं पे, तो हमें सूरज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कैलकुलेशन मेथड में वो कहते हैं कि फजर का टाइम जो होगा ना, वो जब 18 डिग्री नीचे, तो ये जो लाइन है यही हॉरिजन लाइन है ना। ये लाइन जो होती है ये हॉरिजन लाइन होती है, यानी कि अगर जब हम यहाँ खड़े हो यहाँ पे, तो हमको ऐसा दिखाई देगा कि एक जगह पे जमीन और आसमान मिल रहे हैं, उसी को हॉरिजन बोलते हैं, है ना। और ये जो लाइन होती है ये असल में ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसी को हॉरिजन बोलते हैं। इस लाइन से 18 डिग्री नीचे जब सूरज रहेगा, है ना, तो क्या होगा, फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा ठीक जीरो पे, तो ये सूरज निकल आएगा। फिर दोपहर में 12 बजे ठीक ये जवाल होगा, उसके बाद जोहर का वक्त शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साया देखेंगे, और साया जब दोनों डेफिनेशन के हिसाब में से कोई भी एक डेफिनेशन पे आने लगेगा, तो असर का वक्त शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो सूरज डूब जाएगा, और फिर ईशा का मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। अब जब 18 डिग्री वापस नीचे आ जाएगा सूरज, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ ईशा का वक्त शुरू हो गया, है ना। लेकिन ये कब है, जब सब कुछ परफेक्ट हो, सूरज रुका हुआ हो, जमीन घूम रही हो, 24 घंटे में अपने चक्कर पूरी कर ले रही हो। तो अब देखें क्या होता है कि अगर एक सर्कल पूरा ले लिया जाए तो ये 360 डिग्री बनता है एक सर्कल का, है ना। तो एक चौथाई सर्कल जो होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे मैंने दिखाया है। और अगर दिन के हिसाब से हिसाब किया जाए, घड़ी का टाइम के हिसाब से, तो एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। और हमारी जमीन जो होती है ना, वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री चक्कर काटने के लिए उसको 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अब एंगल में अगर हम और आगे जाए, तो 1 डिग्री को फिर हमने 60 मिनट में ब्रेक किया है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पे भी मिनट लिखा हुआ, यहाँ पे भी मिनट लिखा हुआ, यहाँ पे भी सेकंड लिखा हुआ, यहाँ पे लेकिन ये टाइम लिखा हुआ, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है। तो ऐसे ही है कि डिग्री को जब हम 60 हिस्से में बांटते हैं तो उसको मिनट बोलते हैं, लेकिन ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं होता, बल्कि ये एंगल वाला मिनट होता है। ठीक इसी तरह से एक मिनट को हम लोग जब 60 टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको सेकंड बोलते हैं, लेकिन वो वापस वो एंगल होता है, वो टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब टाइम में, जब घड़ी में देखते हैं, तो 24 घंटे को, एक दिन को 24 घंटे में बांट देते हैं, तो हमारी घड़ी में 24 नहीं होता, 12 होता है। तो घड़ी हमारी जो होती है 2 बार चक्कर काटती है 24 घंटे में। फिर 1 घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। तो हमने देखा कि जो है एक 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 दो के बीच में जो है वो 15-15 मिनट का फर्क रहता है, 5-5 मिनट का फर्क रहता है ना। तो और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड होता है। जो सेकंड वाली जो सुई होती है वो हमें बताती रहती है कि एक सेकंड कितना हुआ। तो ये घड़ी हम लोग देख के समझ सकते हैं। और ये एंगल जो है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे मान लें। तो मैंने देखा कि बताया कि जो है 360 डिग्री घूमने के लिए जमीन को 24 घंटे लगते हैं। तो 360 डिग्री लगते हैं 24 घंटे। तो यानी कि 1 घंटे में कितना एंगल जमीन घूमती है, तो ये आता है 15 डिग्री। यानी कि हर 1 घंटे में पूरी जमीन 15 डिग्री घूम जाती है। फिर जो है 1 मिनट में कितना घूमती है, तो ये होता है 0.25 डिग्रीज। यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए जमीन को 4 मिनट लगते हैं। हर 4 मिनट में जमीन जो है अपनी दूरी पे जो है वो 1 डिग्री घूम जाती है। अब मैंने ये बताया था कि ये जो है वो सब कुछ आइडियल है ना, लेकिन ये असल नहीं है। ये आइडियल है, आइडियल में ऐसे कैलकुलेशन होगा।
अब ये जब असली पे आएंगे तो वो कैसे बदल जाता है वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके पहले हम लोग असर की टाइम देख लेते हैं। हमने फजर देख लिया, जोहर देख लिया, ईशा देख लिया, मगरिब देख लिया, दिन का निकलना देख लिया। अब हम लोग असर टाइम पे आते हैं। तो असर टाइम में समझो ये दोपहर का वक्त है और ये कोई चीज है, ये कोई डंडा खड़ा हुआ है। इसका साया जो है उसकी लंबाई एल है, और ये जो जो डंडा है इसकी लंबाई ऊंचाई जो है वो एच है, कैपिटल एच। तो जो कहा गया है कि जब हर चीज का साया असली साये के अलावा दो मिस्ल हो जाए, है ना, तो ये हो गया। अब सूरज जो है दोपहर से जा रहा है शाम की तरफ, तो देखो ये साया जो है ना, इसका अभी रोशनी यहाँ आएगी तो ये साया इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज का, इस चीज का साया, इस चीज का साया असली साये के अलावा, तो उसमें से असली माइनस कर दिए, जो कि असली साया एल था, असली साये के अलावा दो चंद हो जाए, दो मिसल हो जाए, तो ये एच हो गया, है ना। तो जो असली साया है, जो जो साया है उसमें से असली साया माइनस किया, S2 माइनस एल किया, असली जो ऊंचाई है उसकी उसके दो गुना हो गया, तो ये S2 माइनस एल इक्वल टू 2H। ये जो हुआ ये हनफी के हिसाब से असर का वक्त हो गया। लेकिन जो दूसरा है उसमें ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो उसकी असली साया के अलावा जो उसकी जो ऊंचाई है साये की, वो खुद की ऊंचाई के बराबर हो जाए, यानी कि इसमें से इसको माइनस करें तो एच के बराबर हो जाए। ये अदर असर टाइम का कैलकुलेशन है। तो हमने देखा था वो हदीस में, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया था कि दो तरीके से, एक हनफी टाइम में ये वाला होता है और ये वाला जो है दूसरे टाइम में होता है। तो चूंकि हम देखते हैं कि जोहर के बाद से जब देखते हैं तो ये पहले वाला जो है अदर असर टाइम वाले पहले आता है, यानी कि जो लोग ये वाला कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए असर का वक्त पहले हो जाएगा, और जो लोग ये वाला कैलकुलेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, हनफी वाला, उनके लिए वक्त देर से होता है। तो इसी वजह से हमारे पास असर के दो वक्त होते हैं। और मुसलमानों में दिलशाद कुछ भाई, लोग जो है, हाँ जी, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। ये एल और एच सेम है ना? हाइट मतलब एल और एच जो है, क्योंकि नहीं, एल एच 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 का जो है ना बराबर वो साया है। उस चीज की हाइट है, ऊंचाई है, और एल जो है वो साया है किस पे, जवाल के वक्त पे, यानी कि जब सूरज जेनिथ पे, यानी कि उस हाइट पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे, उस टाइम पे। तो तो जवाल पे एल, तो उसका साया ना ऑलमोस्ट जीरो रहेगा ना? हाँ ये बात है। तो हम देखेंगे ऐसा नहीं होता है असल में, जीरो साया नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहता है उमूमन। और जीरो साया की जो कंडीशन होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, ओके सब ओके। जगह नहीं होता। जी, ये हम देखेंगे अभी। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, थैंक्स। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जवाल के वक्त का साया है, और ये इसकी खुद की ऊंचाई है, और ये जो है उस जवाल के बाद का साया की साया की लंबाई है। तो ये S1 एक बार होगा, S2 दूसरे में। तो S2 माइनस एल इक्वल टू 2H हो गया, तो ये हनफी मसलब हो गया। और S1 माइनस एल इक्वल टू H हुआ, तो ये अदर कैलकुलेशन मेथड हो गया। अब हम आते हैं कि जब हम लोग सनराइज और सनसेट देख रहे होते हैं, है ना, हमने उमूमन देखा होगा, लोग जाते हैं सनसेट पॉइंट, समंदर में देखते हैं, पहाड़ों पर देखते हैं। तो हमने नोटिस किया होगा कि जब सूरज निकल रहा होता है तो असल में लाल रंग का होता है और आसमान भी रेडिश हो जाता है। और ये सूरज की जो शेप है ना, कुछ ऐसा होता है, यानी ऊंचाई कम और चौड़ाई ज्यादा होती है। ये ऐसा डिस्क जैसा शेप ले लेता है, ऐसा। और ये चीज ना हमको जब सूरज डूब रहा होता है ना उस टाइम पे भी ऐसी दिखाई देती है। तो निकलने के टाइम और डूबने के टाइम, दोनों टाइम ये ऐसे दिखाई दे, लेकिन हालांकि हमें मालूम है कि सूरज जो है ना वो गोला होता है, यानी कि गोल होता है। तो अगर वो गोले को हम सामने से देखेंगे तो ये सर्कल दिखाना चाहिए, है ना, लेकिन ये सर्कल नहीं दिखाई देता, ये ऐसा चपटा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम समझो यहाँ पे खड़े हुए जमीन के ऊपर, और ये सुबह का वक्त है और ये शाम का है ना। अब क्या होता है कि जमीन के चारों तरफ जो है ना एक एटमोस्फियर की मोटी लेयर होती है, जिसमें गैस भरी होती है, तरह तरह की गैसेस होती है। अब जब जमीन के नीचे सूरज होता है तो इसकी जो लाइट होती है ना वो एटमोस्फेयर में इंटर कर जाती है। एटमोस्फेयर में इंटर करने से क्या होता है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से लाइट जो होती है ना वो बेंड हो जाती है, सीधी नहीं आती बल्कि टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने की वजह से क्या होता है, आदमी को लगता है कि असल में सूरज यहाँ पे आ गया, जो कि ये दिखाई दे रहा है। तो ये कायदे में होता है यहाँ पे है, लेकिन वो दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, ये फॉल्स होता है, असली नहीं होता है, फॉल्स होता है। ये इसका असल में इमेज दिखाई दे रहा होता है।
तो ये जो होता है ये लगभग कुछ 0.833 डिग्रीज के आसपास होता है, और ये टाइम जो होता है लगभग 2 मिनट के आसपास होता है, यानी कि सूरज हमको असली से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, यहाँ पे जो लाइट स्कैटरिंग होती है, तो सिर्फ रेड कलर की जो लाइट होती है वही पास हो पाती है, और दूसरी जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, इसलिए हमको जो है ना ये सन रेडिश दिखाई देता है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको यहाँ तक आने में ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी होती है, क्योंकि ये नीचे ज्यादा है, और ये वाला जो पॉइंट है ऊपर है, तो इसकी दूरी कम होती है। तो दूरी ज्यादा होने से क्या होता है, इस पॉइंट की जो लाइट निकली इसकी बेंडिंग ज्यादा हो जाती है, इसकी कम बेंडिंग होती है। नतीजा में क्या होता है, ये असल में स्फीयर नहीं होता, बल्कि ये वाला हिस्सा और ऊपर चला जाता है। तो हमको जो दिखाई देता है ये ऐसे चपटा हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा जो है लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से और स्कैटरिंग की वजह से रेड कलर और ये चपटा होना दिखाई देता है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं 11th 12th की स्टैंडर्ड में। अब ये ठीक चीज जो है ना, हमें शाम को ठीक वही चीज रिपीट होती है, कि यहाँ पे भी वही होता है, बेंड हो जाता है और फिर इसकी वजह से रेडिश और चपटा हुआ दिखाई देता है। ये सनराइज और सनसेट है। इसमें जो एंगल हमने बताया ये होता है 0.833 डिग्रीज, और ये जो जमीन के नीचे होता है सूरज तभी हमें दिखाई देने लगता है, हॉरिजॉन से नीचे होता है, और जो है ये लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है इसको वापस 0 डिग्री पे आने में, लेकिन 2 मिनट पहले ही हमको सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि हमने देखा कि सूरज असल में हमने कहा था कि रुका हुआ है, और फिर जो जमीन रुका होता है एकदम सही होती है चारों तरफ से। तो ये जमीन है, ये सूरज का चक्कर लगा रही है, और साथ में वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। तो कुछ ऐसा होता है कि ये सूरज है और ये जमीन है, जमीन जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हम देख रहे हैं कि ये सर्कल नहीं है। ये अगर हम जमीन सूरज को यहाँ माने तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो ये हो रही है कुछ 14 1473 लाख किलोमीटर है, ये 1473, एंड ये 1521 लाख किलोमीटर है ना। तो ये थोड़ा ज्यादा है, ये जो कम है ये थोड़ा ज्यादा है। तो इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। ये जो शेप है ये इसको एलिप्स बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिक होता है। और यहाँ पे यहाँ पे जो होता है वो करीब होती है, यहाँ पे दूर होती है, और यहाँ पे एक डिस्टेंस आती है जहाँ पे दोनों एक ही डिस्टेंस पे हो जाते हैं, यानी एक बार इधर से एक बार इधर से। अब यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिखा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है कब होती है, ये जनवरी 3 को होती है, ये जनवरी 4 को होती है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जून 21 और 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिसंबर 21 और 22। तो ये वो दिन है जब दिन बहुत छोटा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे दिन जो सबसे बड़ा होता है। तो ये डेट्स हम लोग क्वेश्चन में पूछी जाती है कि किस दिन में जो है सबसे छोटा होता है दिन, वो कौन सी तारीख है, और कौन सी तारीख में जो है वो दिन सबसे बड़ा होता है। तो ये वो है। अब जमीन को ये पूरा चक्कर लगाने में 365 और क्वार्टर यानी 365.25 डेज लगते हैं, यानी कि 365 दिन नहीं लगते पूरे, थोड़ा सा और ज्यादा लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर 4 साल के बाद वो क्वार्टर क्वार्टर मिलके एक दिन हो जाता है। तो चौथे साल हम लोगों को फरवरी जो है 29 दिन की बनानी पड़ती है, उसी को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो देखो एक एनिमेशन है जस्ट टू शो कि कैसा होता होगा। ये सूरज है और ये जमीन जो है ना इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन वो साथ साथ में ना वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रही है। और यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि वो जो एक्सिस है ना वो टिल्टेड है, यानी आप देखो एक एंगल पे टिल्टेड है, वो वर्टिकल नहीं है ना। तो ये टिल्टेड जो होती है उससे क्या फर्क पड़ता होगा, और ये जो रोटेशन हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है कि ये जो जमीन अभी चक्कर लगा रही है ना सूरज की चारों तरफ, ये 107,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। जो फास्टेस्ट बुलेट जो अभी बनी है दुनिया में, दैट इज 5,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट चलती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जमीन जो है ना लगभग 20 गुना, यानी किसी बंदूक की गोली से 20 गुना तेजी के साथ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये कैलकुलेशन मैंने जस्ट थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए बताया कि असल में है क्या। तो आप कोई गोली अगर दागी जाए तो कोई देख सकता है क्या कि वो कहाँ गई और कितनी दूर कहाँ पहुंची, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते असल में।
उससे 20 गुना तेजी के साथ ये जमीन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और ये चक्कर लगाने में उसको 365.25 डेज यानी कि 365 दिन और एक चौथाई दिन लगता है। और हर 4 साल के बाद जो है वो चौथाई दिन मिल मिल के एक दिन हो जाता है, और हम लोग लीप ईयर बना के उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि जो है जब हम 1 जनवरी पे आए तो 1 जनवरी पे जो लोकेशन होती है जमीन की सूरज के रिस्पेक्ट में ऑन दिस पाथ, वो एग्जैक्टली सेम लोकेशन हो। तभी जो है हमारे जो डेट्स है और जो मौसम है वो सारी चीजें जो है कोइंसाइड करेंगी, नहीं तो फिर डेट और मौसम एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा कि सूरज के चारों तरफ जो है जमीन चक्कर लगा रही है, और उसका जो एक्सिस था वो ऐसे रोटेटेड है। तो ये जो रोटेशन है ये अबाउट 23 डिग्री होता है। और अब क्या होता है कि जब जमीन चक्कर लगा रही होती है और ये पहुंचती है दिसंबर में, तो ये सूरज के इस तरफ रहती है और एक्सिस इस तरह से रहता है ना। तो अब देखें कि साउथ पोल जो है ना वो सूरज को फेस कर रहा होता है, और जब हम इधर होते हैं यहाँ पे, तो जून में क्या होता है, यानी इस तरफ हम होते हैं, और जून में जो नॉर्थ पोल होता है वो सूरज को फेस कर रहा होता है। और इंडिया और हम लोग जो है ना ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और ये जो कंट्रीज है ये सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो इसलिए जब हम लोग इधर रहते हैं, इस तरफ आ रहे होते हैं, तो हमारे लिए दिन बड़े होते हैं, क्योंकि ये पोल का हिस्सा जो होता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ रहता है। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे अब 6 महीने के आसपास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन रहेगा, या रात नहीं होगी। ठीक इसी तरह से जब ये वाला हिस्सा रहता है, इस वाला हिस्सा जब जब सूरज की तरफ रहता है पोल्स का, तो यहाँ साउथ पोल में जो है ये यहाँ पे 6 महीना दिन होता है, और यहाँ पे रात हो रही होती है। तो इस तरह से जो पोलर कंट्रीज होते हैं उनके यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं। और जो इक्वेटर के आसपास में जो कंट्रीज होते हैं वो समर में हम देखते हैं कि हमारे दिन लंबे होने लगते हैं, और सर्दियों में हमारे दिन छोटे होने लगते हैं। ठीक है। तो ये जो जमीन का अपने एक्सिस का टिल्ट कर लेना है, ये इसकी वजह से ये चीज होती है। मौसम बदलते हैं और जो है दिन रात में लंबाई में तब्दीली होती है। नहीं तो क्या होता कि जहाँ पे रात वहाँ हमेशा रात रहती, जहाँ दिन वहाँ हमेशा दिन रहता, और तमाम दुनिया के लोगों के लिए दिन और रात हमेशा फिक्स रहता, वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन ये टिल्टिंग की वजह से हमारे दिन और रात छोटे बड़े होने लगते हैं। अब क्या है, थोड़ा सा इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, ये मान के चलते हैं कि चलो जमीन जो है ना ये घूम रही है अपने एक्सिस पे, लेकिन ये जो चक्कर लगाने वाला था सूरज का, वो मान के चलते हैं कि चलो सूरज चक्कर लगा रहा है और जमीन अपनी दूरी पे घूम रही है, ऐसे है ना। तो अब जो है चूंकि ये टिल्टेड थी तो इसको सीधा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सूरज जो है ना ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, और जमीन जो है ये अपने इस प्लेन में घूम रही है। तो इसको बोलते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर। यानी कि ये जो इक्वेटर है हमारा, ये जमीन का इक्वेटर लाइन ये है, और ये प्लेन है, इसमें एक्सिस, इसकी एक्सिस के जो है वो इसके वर्टिकल है, और ये वो जमीन इसके पे घूम रही है। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है। और सूरज क्या कर रहा है, ये अपने प्लेन में, ये जो हमने बताया था 23.5 डिग्रीज पे यहाँ से ये जा रहा है। तो अब देखिए 2 बार ऐसा होगा, 2 बार कि जब दोनों का प्लेन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, है ना। और उसके ऊपर जो होगा ये ऊपर चला जाएगा सूरज, यानी कि इस पोल के की तरफ इसकी सूरज की रोशनी ज्यादा रहेगी, और जब यहाँ रहेगा तो इस वाले पोल की तरफ सूरज की रोशनी रहेगी। तो उम्मूमन क्या है ना कि जो साउथ पोल है वहां पे कंट्रीज नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है ना नॉर्थ की तरफ है। तो इसलिए हमने साउथ के हिसाब से ज्यादा कुछ किया नहीं। तो ये जो नाम ही जो रखा है ना विंटर सोलिस्ट सोल्स्टिस, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से लिखा हुआ है। तो समर हमारे लिए नॉर्दर्न के लिए होती है, विंटर भी नॉर्दर्न के लिए होता है, यहाँ के लिए नहीं होता, ये यहाँ के लिए ठीक इसका उल्टा होता है। तो अब ये जमीन जो घूम रही है ना, इसको अगर हम देखें तो इसकी जो स्पीड है ना 1674 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जमीन की अगर कोई इक्वेटर पे आके खड़ा हो जाए और बाहर से देखे तो उसको लगेगा कि ये आदमी जो है ना ये 1674 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है ना। तो वो साउथ इंडियन का जो डायलॉग है साउथ इंडियन मूवी का, कि जमीन तो घूम रही है, आसमान में तुम छलांग मारो और हवा में अटके रहो, तो जमीन घूमे के जब नीचे आओगे तो दूसरी कंट्री पहुंच चुके होगे, तो तुमको जहाजवाज की किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे एक फैलेसी है। फैलेसी ये है कि सिर्फ जमीन ही नहीं घूमती बल्कि पूरा पूरा एटमोस्फियर भी उसके साथ घूम रहा होता है। तो अगर कोई आदमी जंप करेगा तो वो आदमी भी घूम रहा होगा, तो जंप करके नीचे जाएगा तो अपनी जगह पे ही जाएगा, दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा। तो ये है।
तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा सोचे कि घूम रही है तो हम लोग एरोप्लेन की जरूरत क्या है, हम जंप मारे हवा में और दूसरी तरफ चले जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम इसको देखें कि इसकी जो स्पीड है वो 1674 किलोमीटर है इक्वेटर पे। और अगर हम देखें कि जो दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो बनाई गई है वो 574 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो यानी कि ये जो जमीन है ये बुलेट ट्रेन के 3 गुना फास्ट स्पीड से चल रही है। यानी कि हम बहुत ही तेज स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, और गोली जो बंदूक की गोली होती है उसके 20 गुना स्पीड से हम हवा में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं आसमान में। अब ये देखते हैं हम लोग कि ये जो प्लेन चेंज हो रहा था ये वाला, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम देखेंगे कि जब हम इस वक्त रहेंगे जब महीने के, तो हमें सूरज यहाँ पे उगता हुआ डूबता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब महीने का साल के दूसरे महीने में जाएंगे तो हमें सूरज यहाँ से उगता हुआ डूबता हुआ नजर आएगा। यानी कि ऐसा लगेगा कई बार सूरज हमारे ऊपर की तरफ से उग रहा है और डूब रहा है, और कभी लगेगा कि नीचे से उग रहा है और डूब रहा है। तो अगर हम इसको अपने जमीन में खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जमीन यहाँ यहाँ पे है। तो सर्दी के दिनों में ना ये साउथ की तरफ से सूरज निकल रहा है और साउथ की तरफ से डूब जा रहा है, और गर्मी के दिनों में जैसे आते हैं वैसे ये नॉर्थ की तरफ आता है और डूबता है। और गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि ये सूरज जो है ना काफी हमारे सरों के ठीक ऊपर चला जाता है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, सर्दियों में हमारे कांधे की तरफ आता है और फिर कांधे से नीचे चला जाता है, यानी कि हमारे सरों पे नहीं आता। तो सर्दी के दिनों में जो है लंबे साए जो है सर्दियों में लंबे साए भी दोपहर पे बनते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारा साया बहुत छोटा हो जाता है। अब अगर ऐसा हो कि ये सूरज ऐसी जून में हो और हम ऐसी जगह पे हो जिसमें ये सूरज हमारे ठीक सर पे आ रहा हो, तो अभी जो भाई ने क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे हमारे साई की लंबाई होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन अब ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे ठीक सर पे नहीं आता है, क्योंकि जमीन जो है गोल है, तो हम दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा कि हमारा साया 0 नहीं होगा पूरे साल में कभी भी, और वो जो है कुछ ना कुछ रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम सूरज के निकलने और डूबने को हम ईस्ट और वेस्ट समझे या पूरब या पश्चिम समझे, तो बहुत सारे पूरब है और बहुत सारे पश्चिम है। और अगर जमीन को घूमने के हिसाब से अगर पूरब और पश्चिम समझते हैं तो वो एक ही है। तो तो इस तरह से बहुत सारे सूरज बहुत सारे पूरब और बहुत सारे पश्चिम क्यों होते हैं, वो हमने देखा कि वो प्लेन जो है सूरज का वो अलग है और जमीन के रोटेट करने का प्लेन अलग है, उस प्लेन के चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। अब ये हम जो सामने जो हम देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा था ये समझो सूरज की रोशनी, सूरज की मैक्सिमम लोकेशन है कि दोपहर में जिसको जवाल बोलते हैं, ये सूरज की लोकेशन है ना। और ये जवाल में गर्मी के महीनों में जून के महीने में यहाँ पे आ जाती है और सर्दी के महीनों में यहाँ तक आती है। अब कोई आदमी समझो जमीन पे यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और वो अपना साया देख रहा है काम हर दिन 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक हर दिन दोपहर में अपना साया देख रहा है कि कहाँ तक पहुंचा। और वो साया की जो नोक होगी उसको वो पॉइंट करता चला जाए, तो ऐसे वो 365 दिन के 365 पॉइंट बनाएगा। तो वो देखेगा कि वो नोक जो है ये 8 का शेप बना रही है। एग्जैक्टली 8 नहीं है बट आप लोग समझ सकते हैं, ये लगभग 8 का शेप बना रही है। और अगर कोई आदमी सूरज की रोशनी को सूरज को देखे कि मैक्सिमम कहाँ पे खड़ा हो रहा है और हवा में ऐसे मैप बनाना शुरू करे, तो उसके हवा में ऐसा मैप बना देगा 8 की शेप में दिखाई देगा कि सूरज जो है ना असल में 8 की शेप में आता है और वापस चला जाता है, और ये पूरा जो है यही शेप बार बार वो रिपीट किया जा रहा है। और हमारा साया भी जो है इसी को रिपीट किया जा रहा है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो हमने देखा जो आइडियल टाइम कैलकुलेशन है ना वो फेल हो जाता है, वो नहीं चलता है। इसकी वजह से ये टाइम में जो है फर्क आ जाता है। तो फर्क आने के क्या क्या रीजन है, 2 रीजन है। जैसे हमने देखा कि जो ऑर्बिट है वो सर्कल नहीं है, वो एक एलिप्स है ना। उसमें एक एक्सेंट्रिसिटी है जिसको एलिप्स की प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसकी वजह से जो मीन टाइम है जिसको हमने कैलकुलेट किया था अभी आइडियल टाइम, वो मीन टाइम अगर उसको पकड़े तो वो 24 घंटा बनेगा। तो जो असल में टाइम होता है वो मीन टाइम अगर उसमें से माइनस कर दे तो हम देखते हैं कि -8 डिग्री से लेके 8 मिनट से लेके +8 मिनट तक ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है। इसकी वजह से क्योंकि जमीन जो है वो जो चक्कर लगा रही है वो सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्स में चक्कर लगा रही है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन जो होता है वो 8 मिनट ऊपर नीचे होता है। फिर हमने देखा कि वो सर्कल जो घूम रही होती सर्किल जमीन वो अपनी एक्सिस के ऊपर
घूम रही होती है, और उसका एक्सिस जो 23.5 डिग्री से टिल्टेड रहता है, वो टिल्टिंग की वजह से ये करीब 10 मिनट में प्लस माइनस होता है पूरे साल में। तो अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग ये 16 मिनट से लेके माइनस 15 मिनट से लेके 16 मिनट तक इसमें फर्क होता है पूरे साल में। इसी फर्क को हम लोग इक्वेशन ऑफ टाइम बोलते हैं, और ये 365 दिन में हर दिन के लिए अलग अलग होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और जो हर दिन के लिए और हर जगह के लिए अलग अलग होता है। तो हम जो आइडियल टाइम जो कैलकुलेट कर रहे थे, उस टाइम को लेने के बाद इस ये वाला जो टाइम आता है, इसको हम लोग उसमें से करेक्शन कर देते हैं। तब जब इसको करेक्शन कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट टाइम उस जगह के लिए, उस पर्टिकुलर दिन के लिए मिल जाता है। तो अगर ये तो टाइम के हिसाब से था, अगर दिन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एंगल देख रहे हैं, तो यही 8 का शेप बनता है जो हमने ऊपर देखा। ये कहाँ से आता है? वो सूरज की जो मोशन है वो उसकी वजह से आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास दो चीजें जो थी वो आइडियल से ऑफ थी। वो एक तो जमीन जो घूमती है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, एक्सिस 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, और जो है जो उसका पाथ है वो सर्कल नहीं एलिप्स है। अब हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो क्या करते थे, तो ऐसी घड़ी बनाते थे, उसको बोलते थे सन डायल। और वो जो है वो घड़ी पूरी इसमें जो एंगल वगैरह ये सेट करते थे इस तरह से कि इसमें डायल में गिनती लिख देते थे, और सूरज जो होता था वो उसके साए के हिसाब से ये घड़ी बता देती थी कि भाई ये सुबह का कितना बज रहा है, शाम का कितना बज रहा है। और यही प्राइमरी कैलकुलेशन मेथड था अर्ली डेज में, जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन का मेथड नहीं था। तो उस टाइम पे जो मुसलमानों ने नमाज के औकात निकालने के लिए, जोहर का वक्त, असर का वक्त निकालने के लिए ये जो है इस तरह के सनडायल बनाए थे। और ये उमूमन क्या होते थे, मस्जिद के साइड में ऐसे बने रहते थे, और उसके ऊपर ये मार्किंग बनी रहती थी जो साल के महीनों की मार्किंग की रहती थी कि अगर ये महीना चल रहा है तो साया यहाँ से देखा जाएगा, ये महीना चल रहा है साया यहाँ से देखा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा अरबी में लिखा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से अभी भी वो मस्जिद में मौजूद है जिसकी तस्वीर किसी ने भेजी है। तो ये साय को लेके कैलकुलेशन करना, वक्त का जो है तयन करना, और उससे नमाजों के वक्त को जो है फिक्स करना, ये मुसलमानों ने एक जमाने में बहुत बेहतरीन किया, और उसके हिसाब से अपनी नमाजों को पढ़ते थे, जब तक कि इस तरह के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और घड़ियां नहीं आई थी। तो हमने देखा कि अभी हमारा जो पूरा मसला था वो यही मसला था कि वो जो इक्वेशन ऑफ टाइम है, यानी कि जो ऑफ हो जाता है वो कैसे निकाले। तो हमारे पास ये देखिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, और उसमें हमने 660 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में हो गया। अब हम जब कहाँ जा रहे हैं, लॉन्जिट्यूड में, है ना, लॉन्जिट्यूड में जब जाएंगे तो हम अपने वक्त को जो है आगे पीछे कर रहे होंगे, क्योंकि सूरज जो होता है वो भी लॉन्जिट्यूड की डायरेक्शन में चलता है, और हम जो है जमीन के किस हिस्से में वहां से, और ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो वो लॉन्जिट्यूड के हिसाब से वो फिक्स होगा, और फिर ये इक्वेशन ऑफ टाइम का करेक्शन होगा। तो ये जो है अब इससे सनराइज और सनसेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें हमने दो चीज देखी, एक आवर एंगल और एक इक्वेशन ऑफ टाइम। तो आवर एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है जिसमें लैटिट्यूड और डिक्लेशन यूज करते हैं, और इसके इक्वेशन ऑफ टाइम के और डिक्लेशन के ये जो फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से गामा निकाल लेते हैं जो इसमें चाहिए रहता है, और इसको दोनों को इसमें डालते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये सनराइज और सनसेट का कैलकुलेशन आ जाता है। जैसे ही सनराइज सनसेट पता लग गया, हमें पता लग जाता है कि आज का दिन कितना बड़ा होने वाला है, कितने घंटे का होने वाला है, कितने मिनट का। उसका हाफ करते हैं तो ये दोपहर का पता लग जाता है, दोपहर कितने बजे होने वाली है। दोपहर पता लग गई, फिर साय से हम लोग असर का वक्त निकाल लेते हैं। मगरिब पता लगी, दिन निकलने का वक्त पता लग गया, फिर वो एंगल जो था, तो हमें ये पता लग गया कि आज के दिन के लिए 1 डिग्री कितने घंटा कितने मिनट का बन रहा है। वहां से हम लोग 18 डिग्री से पीछे चले जाएंगे अगर, तो हमें पता लगेगा कि 18 डिग्री का मतलब टाइम में कितना पीछे चला गया, तो वहां से हमें टाइम में कैलकुलेशन आ जाता है। इस तरह से हम लोग फजर के टाइम का कैलकुलेशन और ईशा के टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने छोटा सा शॉर्ट में फार्मूला दिखा के आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि इस तरह से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम पूरा मैप बनाए पूरी दुनिया का, और उसको हम लोग दिन और रात के हिसाब से मैप करें, और इसमें ये एंगल जो होता है 2 डिग्री, 7 डिग्री, 13 डिग्री, 19 डिग्री, ये जो है मैप करें, तो हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये एरिया पूरा जो है ये अभी रात में है। ये जो है ना 19 डिग्री है, इसके अंदर रात है। और ये जो है ना 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे सूरज निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से दिखाई देने लगता है। बाकी जो है ये 7 और 13 डिग्री बीच की लाइन है ना। तो आप देखते हैं कि अगर आप इक्वेटर के आसपास में हैं तो आपके लिए ना सूरज का निकलना और
सूरज का यहाँ से निकलना और डूबना, ये जो होता है ना बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर आप इधर पोल्स की तरफ आने लगे तो ये देखें, यहाँ सूरज निकला और ये जो रात खत्म हो रही है और फिर सूरज निकल रहा है, यानी कि यहाँ से फजर का वक्त शुरू हो रहा है और फिर दिन निकल रहा है, तो काफी ज्यादा गैप है, ठीक, बहुत ज्यादा गैप रहता है। लेकिन यहाँ पे गैप कम है, बहुत जल्दी से हो जाता है, ये फजर हुई और सुबह हो गई। फिर जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे ना, ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो अभी वहां के लिए जो है ना कैलकुलेशन मेथड बदल जाते हैं कि 18 डिग्री बहुत ज्यादा हो गया तो 12 डिग्री वगैरह पे लेके आ जाते हैं। फिर हम लोग क्विकली इसका ये देख लेते हैं। तो मेरे पास एक डेमो था। ये हमने देखा था सन कैसे होता है। तो ये वेबसाइट है eyes.nasa.gov। ये जो है आपको आज की डेट के लिए, अभी के टाइम के लिए जमीन कहाँ है, सूरज कहाँ है, ये सबका लोकेशन बता रहा है। मरकरी कहाँ है, मार्स कहाँ है, ये सारा का लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सितारे दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लेनेट कैसे मूव कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर दिन की पोजीशन चेंज होती रहती है, यानी कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हो लोग। और ये मैं जब अभी जो दिखा रहा था, ये है अभी हम लोग कहाँ पे, इंडिया में है, तो यहाँ पे रात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइम चेंज कर देते हैं। चलो हम लोग इंडिया में है और ये फरवरी का 27 तारीख है, ये 7 बजे 19 बजे का है ये। तो हम लोग सुबह का समझो 10 बजा देते हैं। तो अभी इंडिया में सुबह के जब 10 बजते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो अब अगर हम और सुबह में आए तो ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है। यहाँ से जो है इधर सूरज होता है और जमीन जो है ना पूरब की तरफ घूम रही होती है, तो लगता है कि सूरज जो है पूरब की तरफ से निकल रहा है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो सूरज हमारे ऊपर ऊपर आने लगता है ना। तो इस एरिया के लोगों के लिए अभी रात है ना। इस एरिया के लोग अभी सुबह उठेंगे, इनके लिए फजर का वक्त शुरू हो रहा है। और ये एरिया के जो लोग हैं इनके लिए फजर का वक्त चल रहा है, और जो यहाँ पे लोग हैं ये वाले लोग, इनके लिए फजर का वक्त खत्म हो गया। अब ये देखिए ऐसे जैसे जैसे ये सूरज निकलता जाता है, ये पूरा रीजन इधर की तरफ जाता जाता है, और फिर जो है लोगों के नमाज के औकात जो है खत्म होते चले जाते हैं, दूसरे लोगों के लिए नमाज के औकात शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह से ऐसे ऐसे होता रहता है और ये दिन रात बदलते रहते हैं। और अगर आप दूसरा डेट ले लेंगे, है ना, तो फिर ये देखिए हम लोग अभी ये 8 जून था, ये 24 मार्च है, ये 16 अप्रैल है। तो अगर हम जनवरी में आ जाते हैं, चलो जनवरी में आ जाते हैं, तो ये क्या होता है देखिए। जनवरी में कह रहा है कि ये जो पोल के ऊपर की तरफ जो हिस्से है ना, ये अभी अंधेरे में चले गए। अब अगर मैं सुबह शाम कराऊंगा तो देखिए अभी ऐसा हो रहा है, यानी कि ये जो हिस्से है ना, ये हिस्से, अब देखिए यहाँ पे सूरज पहुंच ही नहीं रहा। यहाँ पे इन हिस्सों में सूरज पहुंच ही नहीं रहा। ये सुबह होती है बस शाम हो जा रही है। देखिए ये सुबह हुई और शाम हो गई, वहां ना दिन निकला ना कुछ हुआ, सिर्फ इस एरिया में ही जो है। अब अगर हम अगर अप्रैल में आ जाए तो देखिए ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे पूरे सूरज की रोशनी हो रही है। अप्रैल मई जून में ये इलाके जो होते हैं वो सूरज में रहते हैं, रोशनी में रहते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी जब रात हो रही है, यहाँ पे जब रात हो रही है तो ये लोगों के यहाँ, हाँ, ये जब रात हो रही है तो यहाँ पे इन लोगों के वहाँ सूरज डूब ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जब रात होती है तो ये लोगों के यहाँ सूरज डूब ही नहीं रहा है, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज आता ही नहीं है। सूरज जो डूबता ही नहीं है, रात नहीं होती है, तो यहाँ पे रोशनी रहती है। तो ये हमने जो अभी देखा था, ये वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं, InTheSky.org। ये बताता है कि जो है वक्त के साथ, जगह के साथ जो है आपका दिन रात कैसे होता है, सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है। और ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करके इसके साथ देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से एक वेबसाइट है जो ये बता रही है कि अभी के लिए क्या चल रहा है इस वक्त। तो इस वक्त जो सूरज है ना, ये यहाँ पे कहीं है, और हमारे इलाके में, हम लोग इंडिया में जो है, ये हमारे यहाँ अभी ये रात हो गई है। और हमें इन इलाकों में, ये जो इलाके हैं, इनको यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है। फिर अब ये कैलकुलेशन हमको मेरे ख्याल से समझ में आ गए। अब बात आती है टाइम की, टाइम क्या होता है, और हम देखते हैं AM PM क्या होता है। और फिर हम जब जगह जगह बदलते हैं, इंडिया से सऊदी जाते हैं, तो हमको घड़ी क्यों बदलनी पड़ती है। तो अभी तो मोबाइल होता है वो सिंक कर लेता है, लेकिन अगर हम हाथ वाली घड़ी पहने तो हमको अपना वक्त बदलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो असल में मसला ये हुआ है इसका कि सन
सन 1860 में 1870 में क्या हुआ था कि टेलीफोन जो था वो उसका इन्वेंशन हो गया था, और उसके लिए सॉरी टेलीग्राफ जो था उसका इन्वेंशन हो गया था, और मैसेजिंग जो है अक्रॉस द ओशियन, यानी ये जमीन एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में समंदर के रास्ते से ये कम्युनिकेशन शुरू हो गया था। टेलीग्राफ जो है वो इन्वेंट हो गया था, और लोग जो एक दूसरे से बात करने लगे, टेलीग्राम भेज भेज रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इससे पहले चूंकि लोग इतनी जल्दी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते ही नहीं थे, तो ये जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि आज अभी इस वक्त दूसरे मुल्क में कितना बज रहा है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। लेकिन जब कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ तो ये कंफ्यूजन शुरू हुआ कि अभी हमारे यहाँ तो रात है, उनके यहाँ दिन हो रहा है, अभी यहाँ सुबह हो रही है, उनके यहाँ शाम हो रही है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि भाई जब मैं यहाँ पे सुबह में हूँ तो उनके यहाँ कितने बज रहे हैं, उनके यहाँ शाम हो रही है, शाम के कितने बज रहे हैं, ये जानना जो है तब जरूरी होना शुरू हो गया। तो 1883 में ये कॉन्फ्रेंस हुई इन द यूएस, और इनके जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने लोगों को बुलाया, और 1884 में ये इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, ये इन्होंने एक रिजल्ट जो प्रोड्यूस किया जो यहाँ पे आया, ये मोस्टली पूरी दुनिया में अग्रीड है। ये तो उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हुए, और उसके बाद डेट एंड टाइम के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, इसको बोला गया ISO 8601। ये डेट एंड टाइम के लिए स्टैंडर्ड है। इसमें आप लिखेंगे कैसे डेट्स को, अलग अलग दुनिया के लोग अलग अलग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, टाइम कैसे लिखा जाता है उसका मतलब क्या होता है, डेट्स, टाइम और चेंजेस कैसे होते हैं, टाइम जोन कैसे होते हैं, वो पूरा के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। इसको स्टैंडर्ड का नाम ISO 8601 रखा गया। पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज है सब इसको मानते हैं, और इसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सब लोगों ने अपना टाइम सेट कर रखा है। और जब हम पूरी दुनिया में सफर करते हैं तो इसी स्टैंडर्ड की वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम देखते हैं कि टाइम जोन क्या होता है। तो टाइम जोन जैसे हमने बताया था कि ये कनेक्टेड है हमारे मेरिडियन लाइन से, और उस टाइम पे चूंकि ब्रिटिश जो थे वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कंट्री को जो है वो जीरो लॉन्जिट्यूड डाल दिया था, और वहीं से सारे कैलकुलेशन शुरू हुए। तो यूनाइटेड किंगडम है, जब टाइम की बात आई तो जीरो जो टाइम था वो इन्होंने इनके कंट्री को ही रखा। तो स्टैंडर्ड में जो चल रहा था उसी में ही फॉलो कर लिया गया, उसको यूएस ने चेंज नहीं किया, दूसरे कंट्रीज ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर जो है अब देखेंगे ना, ये जो है एक एक घंटे का गैप है, ये जो पट्टी है इसका मतलब एक घंटा होता है। तो पूरी दुनिया में ये इसे पट्टी बनाई गई कि सूरज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में एक घंटे का टाइम लगेगा। अब इस तरह से पट्टी को जो है टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। अब जब ऐसे तो मैप निकाल दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कंट्रीज आए बीच में तो कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। तो जैसे मान लिया जिसको जहाँ पे रूल करना है, अब अगर उसके वहां पे दो तीन अलग अलग टाइम जोन रहेंगे तो उसके लोगों को मैनेज करने बहुत मुश्किल होगी। पता लगा वो कलकत्ता से निकला और वहां पे तो एक टाइम जोन था, बॉम्बे आया तो वहां पे दूसरा टाइम जोन हो गया। अब वो पता लगा उसका सारा कंफ्यूजन हो गया कि वो टाइम ने दिया था उसने कि भाई तुम 4 बजे आना है, टाइम जोन चेंज हो गया, घड़ी 1 घंटे से पीछे चली गई, अब क्या करें। तो जो रिसीव करने वाला आया था वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, ट्रेन किसी और टाइम पे पहुंच गई। तो ये पूरा एक ही कंट्री में अगर इस टाइम जोन अलग अलग होते हैं तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाता है। तो कंट्रीज क्या करती है, कोशिश करती है कि हम एक ही टाइम जोन मेंटेन करें, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। तो आप देखेंगे रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, 3 4 है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। इंडिया में हम लोग ऐसे देखा जाए तो 3 टाइम जोन में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ही अडॉप्ट कर रखा है, 5.5। लेकिन हम असल में देखिए 5, 4 5 और 6 के बीच में है। तो ये अलग अलग कंट्रीज ने ऐसे टाइम जोन डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर की लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये असल में ऐसी लाइन है जो मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से पास हो रही है। ये जानबूझ के ऐसा किया गया है क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस लाइन के अक्रॉस जो होता है ना वो दिन बदल जाता है। अगर आपने एक क्रॉस कर दिया है ये लाइन तो आप असल में आपका दिन बदल जाएगा। अब इससे इधर है तो मे बी आप मंडे तो इधर के ट्यूसडे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि AM PM लिखते हैं गाड़ियों में, तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। समझने के लिए ये है कि दोपहर से पहले जो टाइम रहता है उसको AM बोलते हैं, और जो दोपहर के बाद होता है उसको PM बोलते हैं। तो ये हमारा AM PM है, और ये हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरज, ये जमीन ऐसे घूमती रहती है और दिन जो है
सुबह होती रहती, शाम होती रहती है। अब हर यहाँ से लेके यहाँ तक सूरज चक्कर करके आ जाएगा, लेकिन दिन तो नहीं बदलेगा। सबके यहाँ सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम होती रहेगी, और जो जहां पे बैठा हुआ है वो तो सुबह शाम के हिसाब से अपना दिन बदली कर लेगा। लेकिन उस आदमी का क्या होगा जो जमीन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो सफर कर रहा है। अब अगर क्या करेगा वो, अगर सूरज के साथ चक्कर लगाता रहे तो उसके लिए, तो अगर संडे को शुरू किया और सूरज के साथ चलता गया तो पूरा हफ्ता उसके लिए संडे ही रहेगा, कभी मंडे होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई एक लाइन ड्रा कर दो, इस लाइन के अक्रॉस जो है दिन तब्दील कराओ। नहीं तो क्या होगा कि जो ट्रेवलर होंगे उनके लिए दिन नहीं बदलेगा, और लोग अपना अपना दिन बदलते रहेंगे। तो यहाँ से जब इधर की तरफ हम लोग जाते हैं तो हम लोग पीछे चले जाते हैं दिन में, और जब इधर आते हैं तो हम लोग एक दिन आगे हमारा हो जाता है। ये जो लाइन है, इसके एक तरफ एक दिन होता है, उसके दूसरी तरफ दूसरा दिन होता है हमेशा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये लाइन एक एक्सेप्टेड लाइन है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ और इसके हिसाब से डेट्स कैलकुलेट करते हैं। और जो शिप वगैरह जब यहाँ से पास होते हैं तो वो अपने डेट्स को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इंडिया का टाइम जोन के लिए बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है अपना मोस्टली 6 में आता है, लेकिन थोड़ा सा +5 में और थोड़ा सा 7 में है। तो हम लोगों ने क्या किया, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है, थोड़ा 7 थोड़ा 5 को एवरेज आउट करके हम लोग 5.5 कर लेंगे। तो हमारा जो टाइम जोन है ये 5.5 होता है। इसको हम लोग 5.5, ये कोलन होता है, 2 डॉट डाले तो इसके बाद का मतलब होता है ये मिनट है और ये घंटा है। और अगर ऐसे पॉइंट किया तो ये घंटे का आधा बन जाएगा, कि हाफ ऑफ एन आवर। तो ये +5.5 का मतलब होता है 5 घंटा 30 मिनट। अब एक चीज और आती है, जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं वो लोग अमेरिका वगैरह में डे लाइट सेविंग की बात करते हैं। तो क्या होता है, ये असल में क्या होता है, गर्मी के दिनों में जो अपनी घड़ी होती है उसको 1 घंटा आगे कर दे रात में, रात के 2 बजे वो 1 घंटा आगे कर देते हैं। और सर्दियों में रात के 2 बजे वो घड़ी को पीछे कर देते हैं। तो ये जो घड़ियों का पीछे और आगे कर देना है, ये असल में इसी को डे लाइट सेविंग कहते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रूटीन है वो रेगुलर टाइम के हिसाब से मेंटेन रहे, और दिनों के और रात की जो तब्दीली होती है, दिन छोटे और रात बड़ी होती है, उस तब्दीली का हमारे रूटीन पे फर्क ना आने पाए। तो इस ये जो है डे लाइट सेविंग हो गई। इसके साथ में बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद करी इसमें। तो सबसे पहले मैं हमारे उलमाए कराम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुफ्ती एहतसाम साहब, इन्होंने जो कुरान और हदीस बहुत सारे मुझे शेयर किए। मुफ्ती अताउल्लाह साहब, इन्होंने बहुत सारे तर्जुमे करने में, और जो भी हदीस अपने यहाँ पे पेश की ये ऑथेंटिक है, सारे टेक्स्ट सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब फिल्टर करने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। और मौलाना समी फलाई साहब जो हमारे साथ में शुरू में थे, जिन्होंने कुरान और हदीस के तर्जुमे किए और हमको समझाया भी अच्छे से, जिससे हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके साथ में कमर भाई, इरफान भाई और इरशाद भाई, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन सजेशन दिए कल के ड्राई रन में, जिसकी वजह से हम प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सके। और इसके साथ में मैं कारवां का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इसको प्रेजेंट करने के लिए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी तक इसको बैठ के सुन रहे हैं। अब मैं 1 मिनट और लेता हूँ और मैं अपना एक्सेल शीट दिखाता हूँ कि ये मेरा एक्सेल शीट बनाया हुआ है। इसमें एक इंडिया का ये शीट है जिसमें सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट के मेजर सिटीज हैं। हर सिटीज के लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के कोऑर्डिनेट लिखे हुए। अगर आप यहाँ पे समझो इंडिया में है और आप दिल्ली में देखना चाहते हैं कि दिल्ली में इस वक्त कौन सी नमाज का वक्त है, तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर आप देखेंगे दिल्ली में जो अलग अलग बड़े एरिया है उनका नाम लिखा हुआ है। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये बता देगा कि आज के दिन जो है वो सुबह 5:30 बजे यहाँ का सनराइज का टाइम था। अब अगर किसी ये जो तुलु है, ये जो है 90.833 के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ कि यहाँ का सूरज फजर का वक्त यहाँ 5:30 बजे होगा, सूरज निकलेगा 6:49 पे। इशराक जो होगी उसके ठीक 20 मिनट बाद 7:09 पे। चाश्त 1/4 दिन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जोहर का वक्त जो होगा जवाल के ठीक बाद। फिर असर का वक्त जो होता है, यहाँ पे हनफी कैलकुलेशन मेथड लिया है मैंने 4:40 पे। और मगरिब जो है 6:19 पे। और ईशा जो है 7:37 पे है दिल्ली में, और इस वक्त ईशा का वक्त चल रहा है। इसी के साथ में मैंने कैलकुलेशन में भी दिखाया हुआ है कि जो है यहाँ दिल्ली वालों के लिए जो है किबला 266.5 डिग्रीज है, और यहाँ से मक्का की दूरी 3837 किलोमीटर है। तो इसी के साथ में मेरा ये कंक्लूड करता हूँ।